और आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत करने के लिए हामी भरी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा आज जिस बिंदु पर सर की प्रस्तुति है, सर की विशेषज्ञता हमारे सामने रखी जानी है, आपके सामने प्रस्तुत होनी है। सर का एक विराट अनुभव है इस क्षेत्र में। अगर आप लो विजन की फील्ड में किसी से पूछेंगे कि अगर इस क्षेत्र में किसी से राय लेनी हो क्लासरूम मैनेजमेंट की या एड्स के बारे में या असेसमेंट के बारे में, तो पहला नाम जो सबसे ऊपरी भाग में आता है वो सैनी सर का आता है। और देखिए, हमारे इस पटल का सौभाग्य, हमारे सभी सहयोगियों का सौभाग्य कि आज सैनी सर हमारे सामने उपस्थित हैं। सर का मैं अधिक समय न लेते हुए सर को प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के विषय के अनुकूल अपनी विशेषज्ञता हमारे इस पटल पर प्रस्तुत करें। आदरणीय सैनी सर। नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पांडे जी सादर प्रणाम कर, सादर प्रणाम। नमस्कार। मेरे बारे में कुछ बातें बता रहे थे योगेश जी। चलिए, कितना खरा उतरते हैं। आज ही के दिन हमारी नौकरी को भी 31 साल हो गए हैं, ये बताना चाहेंगे। तो थैंक यू। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और जसवाल जी को बहुत बहुत प्रणाम। और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं सबसे बताना चाहेंगे कि कृपया करके अपने जितने प्रश्न हैं, अगर प्रश्न का काल बाद में रखा गया है 5-10 मिनट के लिए, अच्छी बात है, उनको आप बाद में रखिए अपने पास। बीच में प्रश्न ना करें तो ठीक रहेगा, ताकि हमारा जो लय है वो बना रहे। हम अपना जितना हमें समय मिला है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा आज का टॉपिक है, क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस या ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स। सबसे पहले तो संयोजक जी को बहुत बहुत, नगेश जी को बहुत बहुत बधाई इस वेबिनार को कराने के लिए। यही नहीं, ये हमारे बारे में बता रहे थे कि हम व्यस्त रहते हैं और ये हमसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। दिन में 2-2, 3-3 वेबिनार्स करा रहे हैं। इतना समय देना, वो भी बड़े इस कोरोना काल में धैर्यपूर्वक ऐसे प्रोग्राम्स कराने के लिए बहुत कूल माइंडेड होना पड़ता है, जो कि इनमें है, और इनको बहुत बहुत बधाई। टॉपिक पे सीधे आते हैं, समय कम है और बोलने को काफ़ी है। क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन एंड ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस। हिंदी में बात चलती रहेगी, कुछ टर्म्स बीच में आएंगे जो शायद अंग्रेजी में आए, लेकिन वो समझ आ जाते हैं, समझ आ जाएंगे। आज हमारे सीआरसी के भी काफ़ी हमारे फैकल्टी भी जुड़ी है और हमारे भी यहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं। टॉपिक जो है ये हमारे डिप्लोमा लेवल, बीएड लेवल में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ जुड़े हैं मेरे एक लेक्चरर अरुण जी। उनको मैंने एक काम सौंपा था कि वो एक मेरी प्रेजेंटेशन है वो साथ साथ स्लाइड्स को बताते रहेंगे, ताकि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वे देख भी सके और सुन भी सके। अरुण जी पहली स्लाइड दिखाएंगे। ठीक, सबसे पहले ब्लाइंडनेस क्या है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन बताना जरूरी है। जैसे कि हम सब डेफिनेशन जानते हैं, ब्लाइंडनेस रेफर्स टू ए कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर हम आम भाषा में किसी से पूछते हैं कि दृष्टिहीनता किसे कहते हैं, तो जवाब मिलेगा जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है, जो देख नहीं पाता है। तो पहली ए में वही लिखा है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, दृष्टि का ना होना। जब आगे चलते हैं, दूसरा बी में लिखा है और। अब हम बात कर रहे हैं, लेमन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम मेडिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। और विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/60 और 20/200 स्नेल ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन द बेटर आई
with correcting lenses or limitation of the field of vision subtending to an angle of 20 degree or worse। मैं यहाँ पर फटाफट क्लियर कर देता हूँ। विजुअल एक्यूटी का मतलब क्या है? दृष्टि क्षमता, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक नीले रंग की शर्ट पहनी है, मैंने चश्मा लगाया है, मेरे कितने सिर पर बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरी मूछें किस कलर की हैं। ये एक बारीकी होती है। जब दृष्टि क्षमता की बात करते हैं तो किसी वस्तुओं के बारे में, किसी वस्तु, विशेष वस्तु के बारे में बारीकी से जानना, उसे हम बोलेंगे विजुअल एक्यूटी या दृष्टि क्षमता। हम एक स्थान पर बैठे बैठे सामने के बारे में कई जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि कितने बच्चे, कितने प्रतिभागी मुझे देख रहे हैं या मैं कितनों को देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में जो जानकारी मुझे मिल रही है उसे बोलते हैं दृष्टि क्षमता। सामने एक मेज पड़ी है, मेज के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे बोलेंगे दृष्टि क्षमता। मेज के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि मेज का आकार कैसा है, शेप, कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबाई चौड़ाई क्या है, साइज किस रंग की है, कलर, शेप, साइज, कलर। चौथी चीज एक और है, अब क्लासरूम नहीं है लेकिन हम अक्सर बच्चों से पूछ लेते हैं या पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि चौथी चीज और कौन सी बची है जो मुझे दिख रही है या जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है अगर मैं किसी मेज को कमरे में पड़ा हुआ देख रहा हूं। वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी, कितनी दूरी पे वस्तु पड़ी है, क्या उसका शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है। ये 4-5 चीजें जब हमें दिखती हैं, मालूम चलती हैं, तो उसे बोलते हैं दृष्टि क्षमता। इसलिए दृष्टि क्षमता दिन के समय अच्छा काम करती है, शाम के समय काम नहीं करती है। दिन के समय हमें सब रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं, लोग दिखते हैं, क्या पहने हैं क्या नहीं पहने दिखता है, भैंस और गाय में अंतर पता चलता है। लेकिन जहां शाम होने लगती है, अंधेरा छाने लगता है, जिसे बोलते हैं डस्क टाइम, ना दिन ना रात, बीच का समय, तब हमें कोई पूछे सामने भैंस खड़ी है कि गाय खड़ी है तो शायद हमें बताने में दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों के सींग हमें अंधेरे में, लिमिटेड अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं, आकार भी दिख रहा है, पूंछ भी शायद हिल जाए तो मालूम चल जाएगा। लेकिन वो भैंस है कि गाय है, ये पता लगा पाना कठिन काम हो जाता है, क्योंकि दिन में हमारे कोन्स भी काम करते हैं। कोन्स काम करते हैं तो हमारी दृष्टि क्षमता बनी रहती है। रात के समय या शाम के समय रॉड्स काम करते हैं तो रॉड्स हमें सिर्फ मूवमेंट का बताते हैं, सिर्फ हिलने का बताते हैं। सामने पेड़ है, हिल रहा है, अब वो आम का पेड़ है कि लीची का पेड़ है यह बताना कठिन है। यदि मेरे घर का पेड़ है तो मैं ऐसे बता दूंगा, लेकिन कोई अननोन जगह है, हम जा रहे हैं और शाम हो जाती है, सामने पेड़ हिल रहा है और कोई हमसे पूछता है वो पेड़ किस चीज का है, तो बताना कठिन होता है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, साथ साथ आप शायद समझ पा रहे होंगे कि दिन के समय हमारी दृष्टि क्षमता बनी रहती है, ठीक होती है, हमें कलर्स की पहचान होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं कोन्स में होते हैं। और कोन्स और रॉड्स ये हमारे रेटिना, जो हमारी आंख के अंदर की लेयर है, वो भी 10 परतों से मिलकर बनी होती है। रेटिना आंख की जो परत है जो रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए, जहां प्रतिबिंब बनता है, तो वो 10 परतों से मिलकर रेटिना बनती है और उन 10 परतों में से एक परत होती है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, जहां से हमको कोन्स बताते हैं दिन में काम करते हैं, रॉड्स शाम के समय काम करते हैं, डस्ट टाइम में काम करते हैं। विजुअल एक्यूटी, दृष्टि क्षमता, उसी को बोलते हैं। वो जब अगर 6/60 तक सीमित रह जाए, अब ये यहाँ पर इतना हम समय नहीं ले पाऊंगा, 6/60 ये स्नेल चार्ट है। डॉक्टर हरमन स्नेल एक डच डॉक्टर होते हैं, हॉलैंड के होते थे, जिन्होंने ये चार्ट बनाया था। आप सबको क्लासरूम्स के दौरान ये चार्ट दिखाया गया होगा। अगर आप थोड़ा सा अपने याददाश्त पर जोर डालें, हम सभी लोग, तो उनको शायद याद आ जाए वो चार्ट, जिसके सबसे नीचे अक्षर लिखे सबसे छोटे होते हैं, उसके ऊपर की लाइन में अक्षरों की संख्या ज्यादा हो जाती है और उनका आकार भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। नंबर 2, फिर इस प्रकार से उसमें 7 लाइनें होती हैं। सबसे नीचे की लाइन के आगे 6 लिखा होता है, फिर इससे ऊपर 9, फिर 12,
फिर 18, फिर 24, फिर 36 और अंततः 60 लिखा होता है सबसे ऊपर। तो एक व्यक्ति को जिसकी दृष्टि सामान्य है, उसका मतलब यह है कि उसको 60 मीटर से सबसे ऊपर के अक्षर पढ़ लेने चाहिए या फिर 6 मीटर से सबसे नीचे के अक्षर पढ़ लेने चाहिए। मेरी आवाज साफ आ रही है नगी जी? एम आई क्लियर, ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब मैं बड़ा स्पष्ट चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप लोग हल्का सा समझते चलिए साथ साथ में, जहां समझना है आप उसको अपलोड कर लेना। तो एक व्यक्ति को जिसकी सामान्य दृष्टि है उसको 60 मीटर पे खड़ा कर दीजिए और बोलिए कि चार्ट के सबसे ऊपर अक्षर पढ़ के दिखाओ। यदि पढ़ देता है तो उसकी दृष्टि 6/6 सामान्य मानी जाती है। या फिर 6 मीटर पे खड़ा कर दो और बोलो कि सबसे नीचे का अक्षर पढ़ के दिखा दो, तो भी दृष्टि बराबर मानी जाती है। इतना समय नहीं होता है कि 60 मीटर पे जाके व्यक्ति को खड़ा करे, ना इतना समय होता है कि 6 मीटर पे खड़ा करें। आमतौर पे शीशे का प्रयोग करते हैं। आप सब ने अपनी जांच भी कराई होगी आंखों की, कभी ना कभी हर 6 महीने में एक बार करवानी चाहिए। तो शीशे का प्रयोग करते हैं तो 3 मीटर का दूर शीशा रखते हैं और उसमें 3 और 3 जब रिफ्लेक्शन होता है तो 6 मीटर बन जाता है। इस प्रकार से टेस्टिंग हमारे रिफ्लेक्शनिस्ट वगैरह जब करते हैं तो शीशे का प्रयोग कर लेते हैं, 3 मीटर पर ही चार्ट दिखाते हैं। तो उसका मतलब यह है कि भाई अगर कोई व्यक्ति, कृपया बीच में बात ना करें, अगर कोई व्यक्ति सबसे नीचे के बीच में बात ना करे कृपया करके, 6/60 का मतलब यह है कि जो अक्षर जो अक्षर 60 मीटर से पढ़ने चाहिए हैं, सबसे बड़े अक्षर जो चार्ट है उसके ऊपर जो सबसे बड़े अक्षर हैं जो 60 मीटर से पढ़ने चाहिए, एक व्यक्ति उसको 6 मीटर पे आगे पढ़ता है तो निश्चित रूप से अल्पाव्यास जी कृपया करके शांत होइए। तो इसका मतलब 6/60 का मतलब यह है कि 6 मीटर पर खड़ा होकर वो अक्षर पढ़ रहा है सबसे बड़े वाले, जो कि 60 मीटर से पढ़ने चाहिए थे। तो यही से अंदाजा लगा दीजिए कि दृष्टि क्षमता उसकी कम हो गई, कम हो रही है। नंबर 2 आगे चलते हैं। या फिर उसका विजुअल फील्ड, दृष्टि क्षेत्र का मतलब है मैं सामने देख रहा हूं और सामने देखते हुए मुझे अपने दाएं और बाएं भी काफी कुछ दिखाई देता है। सही मायने में 180 डिग्री तो नहीं बोलते हैं, ये 177 178 डिग्री करीब मान के चलते हैं, इतना हमें दिखाई देता है। सामने जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको देख के बात करते हैं, तो वो हमारा सेंट्रल विजन होता है जिसको हम प्रयोग में करते हैं। और सामने देखते हुए यदि मेरे पास जो व्यक्ति आकर मेरे कान के पास ऐसे हाथ हिलाए दाएं से या बाएं से, तो मैं एकदम से डरूंगा, उसकी तरफ देखूंगा। तो ये मेरी जो पेरिफेरल विजन है जिसे हम साइड की दृष्टि बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इनमें भी कई जगह पर कई प्रकार के दोष हो सकते हैं जिन्हें हम रिफ्लेक्टिव एरर्स बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव एरर्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा दृष्टि क्षेत्र है, ये अगर संकुचित होकर सिर्फ बीच का 20 डिग्री रह जाता है तो वो व्यक्ति दृष्टिहीन की कैटेगरी में आ जाता है। मेरी बात समझ होंगे शायद आप। अब हम चलते हैं आगे लो विजन पर। लो विजन कौन होता है? अ पर्सन विद लो विजन मीन्स अ पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग even after treatment or standard reflective correction, but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive devices। ये मैंने एक परिभाषा ली है पीडब्ल्यूडी एक्ट से, जो बड़ी सिंपल परिभाषा है। इसमें ना तो दृष्टि क्षेत्र की बात हो रही है, ना दृष्टि क्षमता की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात हो रही है, आपको बता देते हैं कि लो विजन बच्चे वो होते हैं जो 3/60 तक की दृष्टि क्षमता में आ जाते हैं। अगर आप 6/60 समझ गए थे तो आप 3/60 भी समझ सकते हैं कि 3/60 मतलब 60 मीटर के जो दूर खड़े होकर जो सबसे बड़े अक्षर उस व्यक्ति को पढ़ने चाहिए थे, वो बिल्कुल नजदीक आकर 3 मीटर से पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो इनके इसमें कई श्रेणियां आती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो लो विजन की परिभाषा अगर हम बात करें तो एक WHO की परिभाषा भी आती है, उसको भी आप लोग बाद में आराम से पढ़िएगा। और दोनों में अंतर
भी आप पहचान पाएंगे कि किस में किस चीज का वर्णन किया गया है। आगे चलें, नेक्स्ट। हम बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट की। देखिए, सबसे पहले हम जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं जब इन बच्चों के साथ काम करना होता है, हमारा एक अप्रोच वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माने शुरू में अगर हम बात करें 1960 के दशक में इस कैटेगरी को पार्शियली ब्लाइंड कहकर पुकारा जाता था। पार्शियली ब्लाइंड का मतलब जो अधर में लटके हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाद में एजुकेशनिस्ट हमारे आगे आए, उन्होंने इसका विरोध किया कि जब उसको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी उसके साथ आपने वर्ड ब्लाइंड को जोड़ दिया है, तो ये हमारी नेगेटिव अप्रोच है, इसको पॉजिटिव में बदला जाए। उदाहरण के लिए, एक गिलास पानी का मेरे पास पड़ा है, तो उसमें आधा भरा हुआ है, आधा गिलास खाली, आधा भरा हुआ है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि गिलास में कितना पानी है, आप कहें कि आधा खाली है, तो वो एक नेगेटिव अप्रोच मानी जाती है। आप हमेशा उस बात को करिए जिससे पॉजिटिविटी झलके कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तभी होता है, आमतौर पे हम इस फील्ड में काम करते हैं, लेकिन जब हमें कोई लेमैन पूछता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है, हमें दुख नहीं होता है। लेकिन जब हमारे फील्ड से जुड़े हुए कई लोग हमसे ऐसे प्रश्न करते हैं तो बड़ा बड़ा पिंच होता है, बड़ा दुख होता है कि जैसे उदाहरण के लिए, क्या दृष्टिहीन अपने आप खाना आराम से खा सकते हैं? क्या कोई लो विजन अपने आप खाना आराम से खा सकता है? आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए और सोचिए, जब घर में लाइट चली जाती है, हम खाना खा रहे होते हैं, तो खाना हमारे हाथ से मुंह में ही तो जाता है। तो क्या दृष्टिहीन आराम से खाना नहीं खा सकता? खाना तो छोड़िए, खाना बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, चाय बना लेते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम और आप कर सकते हैं। इसलिए उसकी पोटेंशियल की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें। और हम तो बात कर रहे हैं उन बच्चों की लो विजन की जिनको दिखाई देता है, जो पूर्णतः दृष्टिहीन नहीं है। इसलिए हिंदी में इसका शब्द आया है आंशिक दृष्टिवान, जिसका फिर विरोध किया गया, इनको बोला गया था अल्प दृष्टिवान, उसको फिर चेंज करके आंशिक दृष्टिवान या क्षीण दृष्टिवान से रिप्लेस किया गया। सिमिलरली उसी तरह से पार्शली ब्लाइंड को जब उसमें विरोध हुआ कि ब्लाइंड वर्ड क्यों लगा है, तो उसको हटाकर फिर पार्शली साइटेड बोलना शुरू कर दिया गया। बाद की पुस्तकों में अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं, 80 के दशक की जो जितनी पुस्तकें आई हैं, उनमें पार्शली साइटेड टर्म का यूज होना शुरू हो गया था, खास तौर से 90 के दशक से। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच हमेशा हम लेके चलेंगे, और क्या कर सकते हैं हमेशा उसकी बात करेंगे, क्या नहीं कर सकते हैं उसकी बात हमें नहीं करनी चाहिए, ना ही की जाए तो बेहतर होता है। इन बच्चों की बात करते हैं तो मैं यहाँ से फिर से एक बार बताना चाहूंगा, हर बच्चा डिफरेंट होता है। हर बच्चे का IQ डिफरेंट है, SQ डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से हर बच्चा का एक एजुकेशनल प्लान बनता है, उसके दृष्टि पर आधारित होता है, उसकी दृष्टि कितनी बची है। उसका पहले एक असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट होता है, जो एक क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड आंख का डॉक्टर बोल लो, जिसको आई स्पेशलिस्ट बोल लीजिए, वो करते हैं। वो हमको बताते हैं, 3-4 मुख्य चीजें बताते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। वो है कि उसकी दृष्टि क्षमता कितनी है, उसकी विजुअल एक्यूटी जिसकी मैं बात कर रहा था वो कितनी है, उसके बाद उसका विजुअल फील्ड कितना है, उसके बाद उसका कलर विजन सही है या नहीं है, कोई कलर डिफेक्ट तो नहीं है। चौथी चीज उसमें भी लिखी होती है कि आगे चलकर उसकी दृष्टि क्षमता उतनी रहेगी, या जिसे बोलते हैं प्रोग्नोसिस, या आगे चलकर उसकी डिटेरियोरेशन के, गिरने के कोई चांसेस हैं या नहीं है। क्योंकि हमारे कई सारे आंख की डिजीज ऐसी हैं जिनमें समय के साथ साथ कोई इलाज नहीं हो पाया। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक लिखा हुआ है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा।
इसमें क्या है, रेटिना के पिगमेंट्स का डीजनरेशन, विघटन होना शुरू हो जाता है, साइडों से होना शुरू होता है। धीरे धीरे साइड का जो हमारा विजन है वो घटना शुरू हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करना शुरू करिए, ऐसे करना शुरू करिए और आकर इतना कर लीजिए आंखों के पास, तो आपको इतना ही दिखाई देगा। फिर ऐसे कर लीजिए, इतना ही दिखाई देगा। यूं मान लीजिए कि अखबार को रोल करके, किसी चार्ट पेपर को रोल करके या प्लास्टिक के पाइप के बीच से हम देखते हैं, एक समय आता है कि उतना ही दिखाई देता है। टनल विजन, जैसे सुरंग होती है ना, उतना दिखाई देता है और धीरे धीरे ये दृष्टि समाप्त हो जाती है। एक कंडीशन है, बीमारी है, डिजीज है। आंखों में दो प्रकार से प्रॉब्लम आती है। एक जो डिजीज होती है, जैसे ग्लूकोमा है, ज़ेरोप्थेल्मिया है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, कैटरैक्ट है, ये सारी बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं। और कुछ हमारे एरर्स होते हैं जो कि जिन्हें बोलते हैं दृष्टि दोष, जो समय के साथ अप्रोप्रिएट लेंस लगाने के साथ साथ ठीक भी हो जाते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एनाइसोमेट्रोपिया। ये सब कंडीशंस हैं, एरर्स हैं, जो कि हम जाते हैं, हमारी नजर टेस्ट होती है और हमें एक लेंस दिया जाता है, चश्मा दिया जाता है, जिससे हमारी दृष्टि ठीक हो जाती है। अब मैंने चश्मा पहना है, मैं पढ़ पा रहा हूं। अब मैं चश्मा निकाल देता हूं तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। इसलिए डेफिनेशन पे वापस अगर जाता हूं मैं, याद करिए, आफ्टर बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, ये परिभाषा में अंग्रेजी में लिखा हुआ मैंने पढ़ा था पीछे अभी। आफ्टर द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, सब कुछ करने के बाद भी यदि व्यक्ति की दृष्टि उस लिमिट तक रहती है, तब उस कैटेगरी की में वो परिभाषा में इंक्लूड हम उसे करते हैं। तो ये मेरा करेक्शन हो रखा है, मुझे चश्मा लेंस लगा हुआ है, ये लेंस ही तो है और क्या है। ये एक ऑप्टिकल एड ही है और कुछ नहीं है। आगे मैं इस पर आ रहा हूं, ये ऑप्टिकल एड ही है। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के लिए हर चीज अलग होगी। ये नहीं कि हमने बच्चे को उठाया, अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड के सामने बिठा दिया, लो जी ये बच्चा लो विजन है, इसे कम दिखाई देता है, इसे ब्लैक बोर्ड के आगे बिठा दो, हमारा काम खत्म। नहीं, अब एक बिंदु को बता रहा हूं। लाइटिंग, सबसे पहले हर बच्चे का जो एक जिसको किसको कितना प्रकाश की आवश्यकता है, ये असेसमेंट करना जरूरी होता है। आधी चीजें तो बच्चा खुद बताता है, यदि बच्चा उम्र में बड़ा है तो। छोटे बच्चों के साथ ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन बच्चा अगर तीसरी चौथी क्लास का आ जाता है तो वो स्वयं बताता है कि मैं यहां से बैठकर सुखी हूं, यहां से बैठकर दुखी हूं। हर बच्चे को ये नहीं कि हमने ब्लैक बोर्ड के आगे बिठा दिया, नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एल्बिनिज्म। आपने एल्बिनिज्म सुना है, पढ़ा भी है, और जिनको ये डिजीज हो जाती है, बेसिकली डिजीज बोलेंगे, हो जाती है, तो उनको लाइट से दिक्कत हो जाती है। आपने देखा होगा गोरे गोरे रंग के लोग, जिनकी पलकें भी सफेद होती हैं, बाल भी सफेद होते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं, बचपन से ही उनकी पलकें भी सफेद हैं, बाल सफेद हैं, बाल भी सफेद हैं, उनका जो स्किन है, पूरी बॉडी वो भी व्हाइट कलर की होती है। उन्हें बोलते हैं एल्बिनोज। उनको प्रॉब्लम होती है एल्बिनिज्म की। एल्बिनिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी में पिगमेंट होता है मेलेनिन, उसकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर पिगमेंट, उससे एल्बिनिज्म हो जाता है। अब इन बच्चों का कोई इलाज नहीं है, ऐसा मैंने कोई इलाज नहीं देखा है कि भाई वो ठीक हो गए हैं, वो ऐसे रहेंगे, सदा ऐसे रहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस को सुधारा जा सकता है। अब किसी एल्बिनिज्म वाले बच्चे को आप क्लास में बिठा रहे हैं और खिड़की के पास बिठा देते हैं जहां से खूब धूप आ रही है, उसका पूरी बॉडी जो है लाल हो जाएगी, रैशेस से निकल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को तेज रोशनी से चिढ़ मचती है, परेशानी होती है। तभी आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे कैप पहनते हैं। कैप क्यों पहनते हैं? कैप के आगे हुड लगा होता है, जिसे बोलते हैं वाइजर या हुड वाली कैप, ताकि वो रोशनी को ज्यादा तेज धूप से बच सके। नंबर एक।
दूसरा, हम लोग गर्मी में हाफ टी शर्ट पहनते हैं। मैंने आज हाफ टी शर्ट पहनी, गर्मी लग रही थी। उनको चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, सर्दी में तो खैर पहनेंगे ही पहनेंगे, लेकिन उनको दिक्कत गर्मियों में होती है, तो गर्मियों में भी फुल बाजू की शर्ट पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सफेद रंग के ग्लव्स। हम तो आजकल कोरोना काल में ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, लेकिन ये सदा के लिए ग्लव्स पहन लेते हैं कपड़े के। जूते पहनते हैं, हम सैंडल पहन के आते हैं, जूते पहन के रखते हैं, पूरी पैंट पहनते हैं। कहने का मतलब है अपने पूरे बॉडी को पूरा ढक के रखते हैं। सोचिए कि हमें गर्मियों में कितनी गर्मी लगती है, ये कैसे झेलते हैं। इसलिए जब गर्मी आती है इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जब शाम का समय होता है, जब सूरज ढल जाता है, सर्दियां आती हैं, इनकी दिक्कतें कम हो जाती है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है अल्बिनिज्म। ड्यू टू दैट पिगमेंट इनको प्रॉब्लम होती है। ये फोटोफोबिया होते हैं, ज्यादा लाइट से डरते हैं इनकी। इसी कारण अगर आप याद करें, निस्टैग्मस एक कंडीशन होती है, आपने पढ़ी होगी, निस्टैग्मस, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल। आंखों की पुतली हिलती रहती है लगातार, इनकी हमेशा हिलती है। निस्टैग्मस इनको 99% होता है, जो एल्बिनोज होते हैं। दैट इज अ कंडीशन, इनको होनी होती है। तो फोटोफोबिक होते हैं, निस्टैग्मस इनको होता है, ज्यादा गर्मी से डरते हैं, दूर भागते हैं। तो ऐसे बच्चे को आप क्लास में धूप में बिठा देंगे क्या? नहीं। ऐसे बच्चे को बिठाइए क्लास के कहीं बीच सेंटर में, जहां धूप ना आ रही हो, ज्यादा रोशनी ना आ रही हो, तो इसको वहां बिठाएंगे आप। बाकी बच्चे को जिसको जो एल्बिनिज्म नहीं है, उसको ब्लैक बोर्ड के थोड़ा पास बिठा सकते हैं। तो इसलिए लाइटिंग का बड़ा ध्यान रखना है। कोशिश की जाए जितनी नेचुरल लाइट कक्षा में आ सके उतनी अच्छी बात है। आर्टिफिशियल लाइट का कम से कम प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन कई बार स्कूल्स ऐसे हैं, क्लासरूम्स ऐसे हैं, जहां पर कि ऐसे कक्षा बने हैं कि जहां खिड़कियां कम हैं और नेचुरल लाइट नहीं आ पा रही, तो हमें आर्टिफिशियल लाइट मतलब बल्ब, एलईडी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स वगैरह वगैरह लगाने ही पड़ते हैं। यदि लाइट है भी, आर्टिफिशियल लाइट भी है, तो कोशिश करें कि बच्चे के लाइट जो है सीधे सिर के ऊपर ना हो। क्यों ना हो? देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्यों होता है। क्यों का जवाब देना भी होता है। मैंने कह दिया ऐसा है तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन है। ऊपर से लाइट गिरेगी, नीचे बच्चा बैठा है, उसकी मेज पे लाइट गिरेगी और टकराकर उसकी आंखों में आएगी, तो उसको ग्लेयर होगा, चमक पैदा होगा, उसको दिक्कत आएगी। इसलिए लाइट हमेशा साइड से आए, साइड लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए। अब जैसी मैंने कहा लाइट लेफ्ट से आए या राइट से आए, तो हमारा एक लास्ट का पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। इसी स्लाइड में आप देखेंगे, जाओ, द लाइट शुड कम बिहाइंड एंड टू वन साइड ऑफ द पर्सन। पहले इसी पॉइंट को ले लेता हूं मैं। लाइट शुड कम बिहाइंड, या पीछे से आए गिरे लाइट, या साइड से गिरे, ऊपर से ना गिरे। मैंने इसलिए बताया, ऊपर से गिरेगा, चमकारा ऊपर से लाइट आएगी, मेज पे टकराएगी और टकरा कर हमारे खो। इसलिए हमेशा कोशिश की जाए कि लाइट साइड से आए या पीछे से आए। अब साइड से कहां से आए? साफ लिखा है, द लाइट शुड कम बिहाइंड एंड टू वन साइड ऑफ द पर्सन। कौन सी साइड? अब अगर मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं तो लाइट किस साइड से आए? लेफ्ट साइड से आए कि राइट साइड से आए? क्लासरूम होता तो पूछ लेता, मैं जवाब देता हूं। अगर मैं राइट साइड से, अच्छा, गुड, सम पीपल आर गिविंग मी द आंसर्स, सॉरी मैं देख नहीं पाया। अगर मैं राइट साइड से लिख रहा हूं तो लाइट किस साइड से आनी चाहिए? राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से? राइट साइड। गुड, दिस इज द राइट आंसर, लेफ्ट साइड से। कुछ बच्चों ने, कुछ पार्टिसिपेंट से राइट साइड लिखा, दैट इज रॉन्ग। मैं बताया तो रॉन्ग क्यों है। वो छाया आ जाएगी आपकी। वेरी गुड, छोटी सी बात है। देखिए, लेफ्ट साइड से राइट लाइट आनी चाहिए। अगर राइट साइड से लाइट आएगी तो हमारे हाथ का परछाई ही हाथ लाइट को रोक देगी, उससे परछाई पड़ेगी, तो बच्चे को दिक्कत आएगी। ये चीजें एज अ टीचर हमें बतानी है। बच्चा शायद ये चीज आपको ना बता पाए। ये तो बता पाएगा कि मुझे धूप में दिक्कत आ रही है, मुझे वो हो रहा है, चमकारा पड़ गया मैडम मेरी आंख पर, लेकिन ये शायद बारीकी ना बता पाए। इसलिए छोटे छोटे टिप्स आप हमेशा याद रखिए।
आज का लेक्चर खत्म होते होते आप लोग एक बात और भी सोच के जाइएगा कि घर में हमें क्या करना है। ये सब चीजें घर में भी काम आती हैं, घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो घर में भी हमें ध्यान देना है कि हम इन चीजों का ख्याल रखें। तो गुड नेचुरल लाइट इज कंफर्टेबल, मोर लाइटिंग इज रिक्वायर्ड इन सम केसेस लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जैसे मैंने बताया था। जैसे जिन बच्चों को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है उनकी लाइट विजुअल फील्ड धीरे धीरे घटकर बिल्कुल इतनी रह जाती है जिसे बोलते हैं टनल, सुरंग, इसलिए बोलते हैं टनल विजन, की होल विजन। की होल समझते हैं ना, जैसे दरवाजे में चाबी डालते हैं, उसे नया नाम दे दिया की होल विजन। जैसे दरवाजे में नहीं छेद होता है, उसमें से आंख यूं डाल के देखो आप, हल्का सा आंख, कई हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, कमरे के अंदर कोई लड़ाई हो रही है तो हम दूसरा व्यक्ति बाहर दरवाजे के बाहर से आंख लगाकर सटाकर उस छेद में से दिखता है। छेद इतना सा होता है लेकिन अंदर उसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि दिखती बात है जैसे जैसे आप दूरी बढ़ेगी आपका विजुअल फील्ड बढ़ेगा। आप एक चार्ट पेपर लीजिए, पाइप लीजिए और किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल खड़े हो जाइए तो आपको उसकी सिर्फ नाक ही दिखाई देगी। आप थोड़ा उसको बोलिए दूर जाइए तो उसका पूरा मुंह दिखाई देगा, थोड़ा और दूर जाइए तो पूरा बंदा दिखाई दे जाएगा। तो डिस्टेंस से हमको हमारा फील्ड ऑफ विजन बढ़ जाता है, इसलिए उनको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। नीचे लिखा डिम और अप्रोप्रिएट लाइट इज रिक्वायर्ड इन सम केसेस, एल्बिनिज्म जो मैंने आपको बता चुका हूं, इनके लिए ज्यादा लाइट नहीं, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, धूप वगैरह से बचना चाहिए। नेक्स्ट करें, सीटिंग। द चिल्ड्रन कैन बी प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ फ्रंट रो, आगे बिठाएं, बोर्ड के पास बिठाएं। नॉट ऑल लो विजन चिल्ड्रन प्रेफर द फ्रंट रो, सब आगे नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? फिर बात आ गई, अब हम सबको जबरदस्ती थोड़ा बैठाएंगे। किसी को निकट दृष्टि दोष है, किसी को दूर दृष्टि दोष है, किसी को मैग्नीफायर से पढ़ना है, पास का दिखता है, किसी को दूर की दिक्कत है तो कोई दूर बैठना चाहेगा। जो बच्चा जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसको ऐसे करके दिखाई देता है, बिल्कुल बीच का टनल विजन दिखाई देता है, वो बिल्कुल बोर्ड के पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पूरा बोर्ड फिर एक टाइम में शायद ना दिखाई दे। वो बच्चा थोड़ा क्लास में पीछे को हटकर बैठना चाहेगा, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए उसको आगे ना बिठाएं, अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट हर बच्चे के लिए करना पड़ता है। तभी लिखा नॉट ऑल लो विजन चिल्ड्रन प्रेफर द फ्रंट रो, चिल्ड्रन विद टनल विजन विल बी कंफर्टेबल व्हेन दे सिट लिटिल बैक, जब थोड़ा पीछे बैठेंगे तब। अब आप खुद करके देख लीजिएगा, अब तक आप बैठे हैं खाली, आप एक पास में अखबार लीजिए, उसे रोल करिए और अपने पास वाले किसी वस्तु को देखिए, आपको उतना सा दिखाई देगा। फिर उठ के दूर जाएंगे तो पूरा दिखाई देगा। तो इसलिए उन बच्चों को पास ना बिठाएं, उनको दूर बिठाएं। द चिल्ड्रन कैन सिट वेयर लाइट कम्स मोर नियर द विंडो और डोर टू यूज लाइट, खिड़कियों के पास, दरवाजों के पास जहां से अधिक प्रकाश आ रहा है वहां उनको बिठाएं। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड शुड बी क्लीन रेगुलरली। अक्सर क्या होता है, जो लिखा है, अब वैसे तो ब्लैक बोर्ड के जमाने चले गए, लेकिन मैं एज अ टीचर आज भी ब्लैक बोर्ड को बहुत अच्छा मानता हूं। क्यों? दैट इज द बेस्ट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट व्हाइट पे ब्लैक, जो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे। ब्लैक बोर्ड पे अगर व्हाइट चौक से लिखते हैं या व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक चौक से लिखो या ब्लैक कलर से लिखो, ब्लैक मार्कर से लिखो, तो दूर बैठा बच्चा भी देख लेगा। अधिकतर होता क्या है, हम कोई डायग्राम बनाते हैं, हमने आई, एनाटॉमी ऑफ आई पढ़ा रहा हूं मैं क्लास में, और मैंने आंख, आई बॉल का डायग्राम बना दिया। ये बाहर की लेयर है बच्चों, ठीक है, इसे बोलते हैं, बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। बाहर का व्हाइट परत ये स्क्लेरा हो गया, आगे वाला ये कॉर्निया हो गया, और बीच की परत दो तीन चीजों से मिलकर बनती है, इसे यूबल ट्रैक्ट बोलते हैं। अंदर की लेयर आ जाओ, ये रेटिना है, और ये पीछे जो पूंछ सी जा रही है, ये ऑप्टिक नर्व है जो हमारे सेरेब्रल पार्ट से जुड़ी होती है। ये बन गया मेरा आई बॉल। अब मैंने अलग अलग लेयर को बताने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग कर दिया। अपनी तरफ से मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं कि मैंने बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया, लेकिन पीछे बच्चे बैठे हैं जो सामान्य कक्षा में
हमारे डिप्लोमा के बच्चे जो सामान्य भी हैं, जो जिनकी दृष्टि सामान्य है, सॉरी, तो वो पीछे वाले बच्चे देख नहीं पाएंगे। शायद रेड दिख जाए, येलो दिख जाए, कोई पिंकी सा कर दिया, कोई लाइट ब्लू सा कर दिया। कहने का मतलब है डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट कंट्रास्ट उत्पन्न होता है और सब हमें अच्छी तरह से शायद ना दिखाई दे। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट, इसे बोलते हैं पोलैरिटी, इसे बोलते हैं पोलैरिटी। इसलिए ब्लैक बोर्ड हमेशा बेस्ट रहता है जब साफ हो, बिल्कुल साफ ब्लैक बोर्ड हो, उस पर पानी लग जाए, उस पर हम व्हाइट उससे लिखें, क्लास में व्हाइट उससे लिखें, क्या बोलते हैं हम, अपना चौक से। इसलिए बोलते हैं ब्लैक बोर्ड शुड बी क्लीन रेगुलरली, राइटिंग शुड बी क्लियर, लार्ज एंड अनक्लटर्ड, ज्यादा मिक्सअप ना हो, साफ राइटिंग हो और बड़ा बोल्ड में लिखें। लो विजन को बड़ा लिखेंगे तो ही दिखाई देगा। आप इंक्लूसिव सेटअप की बात करेंगे तो इंक्लूसिव सेटअप में जो हमारे रेगुलर टीचर्स हैं, जो सामान्य अध्यापक हैं, ये चीजें उन पर लागू ज्यादा होती हैं, क्योंकि इंक्लूसिव सेटअप में ही हमारे लोग जिन बच्चे जाते हैं, जब जाएंगे तभी ब्लैक बोर्ड का यूज होगा। हमारे स्पेशल स्कूल्स वगैरह में ब्लैक बोर्ड का यूज हम बड़े टीचर्स कम देखे हमने करते हुए। वो भूल जाते हैं कि क्लास में कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसको दिखाई देता है। हमारे डिप्लोमा स्तर पे जब टीचिंग एड्स बनते हैं तो हमारे बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि टीचिंग एड्स बनाते समय रंगों का इस्तेमाल भी कर लो, क्योंकि वो एक जो हमारा टीचिंग एड है वो कई ग्रुप में काम आ जाएगा, उनके काम भी आ जाएगा जो लो विजन बच्चे हैं, नहीं तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, हमको भी अच्छा लगेगा एज ए टीचर चेक करते हुए। इसलिए रंगों का यूज हमेशा करना चाहिए। जो दृष्टिहीन है उसको तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, रंग से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लो विजन बच्चे हैं या जो हम टीचर्स हैं हमें और अच्छा दिखाई देगा। इसलिए हमेशा अप्रिशिएट कलर्स, अप्रिशिएट कलर्स, रंगों को महत्व दो, रंगों का इस्तेमाल हमेशा करो। तो हम बात कर रहे थे ब्लैक बोर्ड की, तो ब्लैक बोर्ड में हमेशा साफ हो और बड़ा बड़ा लिखें। कलर एंड कंट्रास्ट, व्हाइट और येलो चॉक्स प्रोवाइड द बेस्ट कंट्रास्ट, ये अच्छे कलर्स हैं। कभी आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स वगैरह या फिर बॉम्बे की टैक्सियां देख लें आप, तो येलो कलर वगैरह ये हमें अंधेरे में डिम लाइट में भी अच्छा दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर रंगों की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं। अक्सर हम अपने घरों में, मेरी बात को नेगेटिव कोई ना ले, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता हूं। हम अपने घरों में कई बार, कई घरों में हम जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो देखते हैं कई माता पिताओं ने अपने नए घर को हमें दिखाते हैं तो हमें घुमाते हैं तो लेके जाते हैं अपने बच्चों के कमरे की तरफ। देख बच्चों के कमरे की तरफ, बच्चों के कमरे की आवाज आ रही है? हेलो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? आवाज ब्रेक हो रही है सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर, वो एक प्रेजेंट कर रहे थे दीपक कुमार, उनकी तरफ से दिक्कत थी, मैंने मॉडरेट किया है। कंटिन्यू करें आप, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी कोई नया घर बनाता है या वैसे हम किसी घर जाते हैं तो वो अपने कमरे दिखाते हैं, बड़े खुश होकर दिखाते हैं, तारीफ भी हम करके आते हैं उनके मुंह पर। लेकिन बच्चों का कमरा दिखाते हैं तो बच्चों का एक दीवार पूरी हरी करी हुई है, ग्रीन, छत ब्लू कर दी है, उस पर वो तारे चमकारे चिपका दिए हैं कि रात को बैठेंगे तो बच्चों को ये चमकते हुए दिखाई देंगे। नहीं, ये चीजें हमारी नजर पर, आंखों पर बुरा असर डालती है। डार्क कलर्स और लाइट को ऑब्जॉर्व करती हैं, इसलिए घरों के अंदर का कलर आप बाहर जो मर्जी करिए, पीला करिए, हरा करिए, लाल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जहां हम रहते हैं वो आप व्हाइट कलर करिए, व्हाइट, सफेद या उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत कुछ हल्का से डाल दीजिए, लेकिन सफेद कलर बेस्ट कलर होता है। आप एक ट्यूबलाइट भी जलाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 4-5 गुना लाइट बढ़ जाती है। अगर आप हरा रंग कर देंगे कमरे की चारों दीवारों में, आप 10 ट्यूबलाइट जलाइए तब भी आपको नहीं दिखाई देगा, डार्क और ग्लूमी से दिखाई देगा। तो इसलिए हम उसको हमेशा, उसका मैं विरोध करता हूं
कि घरों के अंदर बुजुर्ग भी होते हैं, बुजुर्ग माने लो विजन, हम भी चश्मा लगा चुके हैं, हो सकता है और 10 साल बाद हम उस कैटेगरी तक पहुंच जाए अगर हम मेंटेन ना करें। इसीलिए करो रंगों का मत बहुत जरूरी है। अंदर आप ग्रीन, ऐसे डार्क कलर, रेड, ऐसे कलर्स ना करें। उससे क्या है कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें नहीं समझ चीज की। एज अ पेरेंट अब हमें समझना चाहिए कि उसमें वो कमरा डार्क होता है और दिखाई नहीं देता है। बुजुर्ग की बात करें तो कमरा भूरे रंग का दीवार कर दिया है, और जहाँ स्विच लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, पंखे का जो प्लेट लगती है वो भी ब्राउन कलर की बाजार से लिया है और वो भी चिपका दिया। आप 2 मिनट के सोचिए, हमें तो दिखाई दे रहा है तो हमको भी स्विच ढूंढने में टाइम लगता है। दीवार भी भूरे कलर की पेंट करी हुई है और प्लेट भी भूरे रंग की है, तो कलर कंट्रास्ट इज 0। आप दीवार व्हाइट रखते हैं तो आप उस प्लेट को भूरी लगाइए, तो आपको दूर से ही वो प्लेट दिख जाएगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस कलर्स में होना चाहिए, तभी उसे बोलते हैं कलर कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। एक टर्म आती है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। आपकी इमेज भूरे रंग की है और उस पर आप भूरे रंग का कप लाकर चाय का कोई रख देता है तो शायद मेरे हाथ से गिर जाएगा। अगर सफेद रंग का कप होगा तो मुझे एकदम से दिखाई दे जाएगा। मेरी बात से शायद क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं राइटिंग पर। राइटिंग कैन बी अ टायरिंग एक्टिविटी। छोटे बच्चे, जब लो विजन बच्चे लिखते हैं तो बड़ा स्ट्रेन पड़ता है, लिखने में टाइम लगता है, बना बना के लिखते हैं, हमें साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको छोटे छोटे इंटरवल पर ब्रेक देने की आदत डालनी चाहिए, उससे वो थकेंगे नहीं। मैं आगे चलूंगा, आपको भी ऑप्टिकल एड्स पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि दिक्कतें क्या हो सकती है, इसीलिए ब्रेक्स देना बहुत जरूरी है। फेल्ट पेन्स और नाइलॉन या मेटल टिप पेन्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मोटे पेन लीजिए, मार्कर जैसे मोटा पेन होता है, फेल्ट पेन होता है, वो बच्चों को दीजिए, उससे लिखें। वो उससे लिखा हुआ वो स्वयं भी पढ़ पाएंगे। जब तक वो स्वयं नहीं पढ़ पाएंगे तब तक वो लिख नहीं पाएंगे। इसलिए फेल्ट पेन या मोटा टिप वाला पेन हमेशा देना चाहिए, और गुड कंट्रास्ट में दीजिए, हमेशा गुड कंट्रास्ट में दीजिए। हमें याद है जब हम लो विजन बच्चों के साथ काम करते थे आज से कई वर्ष पहले, तो हमने उनको बाजार से प्रिंटिंग प्रेस से, स्वयं मुझे याद है मैंने जो हमारी बच्चों के लिए, जो मेरे अपने बच्चे जिस कॉपी में लिखते आ रहे हैं, या जो कॉपियां नोटबुक आजकल बाजार में मिलती हैं, उनका मार्जिन अगर आप देखें, याद रखें, तो हल्का सा पिंकिश कलर का होता है, पिंक कलर का, और ऐसे एक पतली सी लाइन लेफ्ट में होती है और एक ऊपर होती है, और बीच की लाइनें मध्यम मध्यम सी होती हैं, और उनका डिस्टेंस कम होता है। बाजार से कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, वही कॉपी पेपर वहां पड़ा होता है, आपने सिर्फ जाकर प्रेस वाले को बोलना है कि इसका मार्जिन ब्लैक कलर से कर दीजिए, और जो लाइनें हैं उनकी दूरी आपस में थोड़ी ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चे जब फेल्ट पेन से लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे तो लाइनों से बाहर जाएंगे, इसलिए लाइनों के बीच का जो दूरी है थोड़ा बड़ा कर दीजिए। एक पेज में जहां हमारे बच्चों या हमारी कॉपियों में जहां 20-22 लाइनें होती हैं, वह इनकी कॉपी में 10-12 लाइन कर दीजिए। अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे, प्रैक्टिस बन जाएगी। आगे चलते हैं टाइपोस्कोप। मैं एग्जांपल बताया था। टाइपोस्कोप अगर सब देख पा रहे हैं, सिंपल सी आइटम है। टाइपोस्कोप कुछ भी नहीं है, एक ब्लैक कलर का ये शीट ले लिया मैंने, उसके बीच में स्लिट काट दिया है। क्यों काटा स्लिट? इसमें क्या है, कई बच्चे ऐसे बनाते हैं छोटा सा, ये इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। इसको मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ, दिखाने इसलिए लाया हूँ। एक ये भी टाइपोस्कोप है, एक ये भी टाइपोस्कोप है। ये भी थोड़ा जल्दबाजी में छोटा बन गया है, पूरे शीट का होता, जैसे यहाँ तक, ये भी यहाँ तक होता। क्या सभी देख पा रहे हैं? जी सर। यस सर। देख पा रहे? देखिए ये छोटा बना है, ये उससे बड़ा बना है, लेकिन ये ठीक है, काम चल सकता है इससे। लेकिन ये भी थोड़ा और नीचे तक बड़ा होता। क्यों बड़ा होता, ये क्यों नहीं, और ये कुछ हद तक क्यों, इसलिए बताया तो मैं। टाइपोस्कोप का मतलब है, इसका मतलब है जब हम पढ़ें तो एक तो लाइनों में जंप ना करे बच्चा। कई बार आपको याद होगा, हम जब कोई चीज चिट्ठी पढ़ रहे होते हैं और पतली पतली उसमें फॉन्ट समझते हैं, साइज, फॉन्ट साइज, छोटा साइज, बड़ा साइज और बड़ा साइज, तो जब पढ़ रहे होते हैं अक्सर एक लाइन को हम खा जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी,
उनके 3 बच्चे थे, बीच में एक लाइन शायद में खा गया, उनकी एक शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, उनके 3 बच्चे थे, समझ गए एग्जाम्पल, बीच की लाइन में खा गया। तो कई बार हम जब स्किप कर जाते हैं तो हमारा कई बार मतलब क्लियर नहीं होता है, तो हम वापस जाते हैं, नहीं भाई कुछ गड़बड़ हुई है, ये मतलब बन नहीं पा रहा है। जब हम देखते हैं तो हम कहते हो ये लाइन स्किप हो गई, ये हम समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे शायद ना समझें, वो शायद उस लाइन को भूल ही जाए, आगे पढ़ते रहे, आगे लिखते रहे, क्योंकि उनको शायद उनका जो कॉग्निशन लेवल है वो इतना डेवलप नहीं हो सकता है बच्चों का। एज अप्रोप्रिएट बात करते हैं तब हम समझ सकते हैं। अगर मैं इस उम्र में कुछ चिट्ठी पढ़ रहा हूँ और बीच में एक लाइन में स्किप कर जाता हूँ तो मैं एकदम पकड़ लूंगा कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, वापस जाऊंगा, फिर इस पूरे पढ़ूंगा, अच्छा ये लाइन मेरे से स्किप हो गई। तो इस स्लिट में एक तो शायद 2 या 3 लाइनें ही आएंगी। नंबर 1, जब छोटी कक्षाएं में किताबें छपती हैं तो उनका फॉन्ट साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चा किताब बड़ा होता जाता है, उच्च कक्षाओं में जाता रहता है, 12वीं में पहुंचता है तो उसका फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है, किताब मोटी हो जाती है। ये सबके साथ होता है। तो जब कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनका फॉन्ट साइज अगर बड़ा है तो तब दिक्कत ना, शायद इसकी जरूरत ना पड़े, इसकी जरूरत ना पड़े। हर चीज की जरूरत हर बच्चे के साथ नहीं है। मैंने बताया था हर बच्चे का एक एजुकेशनल प्लान बनता है, किस चीज की आवश्यकता है, क्या चीज देनी है, कितने फॉन्ट साइज को पढ़ाना है, कितनी दूर से किताब रखनी है, कैसे बैठना है, ये एक तरीका होता है। हर चीज हर बच्चे के लिए सेपरेट बनता है। तो इसमें इसके 2 फायदे ये हैं, एक तो इसके बीच में 2 या 3 मेरे ख्याल 2 लाइनें आएंगी जब फॉन्ट साइज छोटा होता है, और दूसरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब किताब सफेद होती है, लिखा काले, लाइनें काले होती हैं, काले से लिखी होती हैं, जब चमकारा पड़ता है तो बाकी पेज पर भी रोशनी गिरती है, उससे भी ग्लेयर, चमक, रिफ्लेक्शन पैदा होने की संभावना हो जाती है, होती है। उसको काट देता है, बाकी पेज को ये ढक देता है। सिर्फ एक टाइम में 2 लाइन दिखाता है, एक तो एडवांटेज ये है। दूसरा, लाइन स्किप होने का चांस नहीं होता है, उसको एक टाइम में 2 लाइन दिखती है, वो पढ़ता है, फिर इसको नीचे खिसका लेता है, फिर नीचे खिसका कर इस प्रकार से पूरा पेज पढ़ सकता है। छोटी सी आइटम है, कोई जरूरी नहीं कि ये लो विजन बच्चों का काम आए, ये मेरे काम भी आती है, आपके काम भी आती है, जिनको दिक्कत आ सकती है। आगे चलते हैं। टाइपोस्कोप ये बड़ी छोटी चीज है, सॉरी, टाइपोस्कोप के बाद है, द चिल्ड्रन कैन बी अलाउड टू यूज ब्लैक इंक टू गेट गुड कंट्रास्ट। ब्लैक इंक से अच्छा कंट्रास्ट होता है। सफेद पेज पे, मैंने पहले बताया है, सफेद पेज पे काले पेन से लिखिए, दैट इज द बेस्ट कंट्रास्ट। हरा पेन नहीं, लाल पेन नहीं, ब्लैक इज द बेस्ट कंट्रास्ट। नेक्स्ट चलिए। ये सर एक बार पुनः पीपीटी अच्छा प्रेजेंट वापस कर है, पीछे वाली राइटिंग वाली नहीं प्रेजेंट नहीं हो रही सर, स्क्रीन से हट गई है। कृपया एक बार पुनः प्रेजेंट कर दें। कर देना प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, वो बीच में किसी से गलती हो जाती है, वो हट जाती है शायद। कई लोग प्रेजेंट करने लगते हैं ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं, हम अधिकतर लोगों ने सर को पिन कर लिया है। अच्छा। जो नहीं पिन कर पाए हैं, अरुण सर को पिन कर लें। हाँ। सर पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, गलती हमसे भी आती है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं काफी कुछ। अब आ गया है जी सर, जी सर। चलिए प्लीज बताते रहिएगा। नेक्स्ट चलिए अरुण जी। राइटिंग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रीडिंग की। लो विजन सर्विस, थोड़ा फास्ट चलेंगे। लो विजन सर्विस इज मोर देन डिसाइडिंग द चाइल्ड्स रीडिंग मीडियम, प्रिंट और ब्रेल। इसमें बहुत चर्चा का विषय है, बहुत बड़ा ये डिबेट है कि एक बच्चा जो लो विजन है, जिसको दिखाई देता है, उसको क्यों मजबूर किया जाए ब्रेल पढ़ने के लिए। अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं उसका अपना मत देता हूं, और शायद जो मेरा मत है वो हमने कई कॉन्फ्रेंसेस में, कई सेमिनार्स में इस पर चर्चा हुई है। अधिकांश जो हमारे सीनियर्स भी लोग रहे हैं, हमारे गुरुजन भी रहे, उनका मत ये है कि ब्रेल भी
लो विजन बच्चे को सिखानी चाहिए। एक लाइन में उत्तर दे दूं, इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूं, एकदम से ब्रेल सीखना आसान काम नहीं होता है। जब बच्चा दृष्टिहीन है, छोटा बच्चा है, उसकी उम्र कम है, उस समय अगर उसको हम टच के द्वारा सेंसिस डेवलप जब करते हैं, सेंसरी ट्रेनिंग देते हैं, उस समय अगर हम उसे ब्रेल भी साथ साथ सिखा दें तो उसे आगे चलकर दिक्कत शायद ना आए। क्योंकि ऐसे कई केसेस सुने हमने कि आगे चलकर कुछ बच्चों की, सभी केस में नहीं, और मैं यहां पर यह भी क्लियर कर दूं, एक मिथ, एक सुपरस्टिशन कि जो बची हुई दृष्टि है उसका प्रयोग ना करें, बचा कर रखें। नहीं, जितना प्रयोग कर सकते हैं करें, पर ऐसे नहीं कि बस में बैठकर किताब पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि लेटकर किताब पढ़ रहे हैं, बस में बैठे हैं, किताब हिल रही है, अखबार हिल रही है, हम पढ़ रहे हैं। जी सर ने कहा था कि बची हुई दृष्टि का प्रयोग खूब अच्छी ढंग से करें। वो तो जो बची दृष्टि है जानी स्वाभाविक है। पढ़ने के तरीके हैं, आप सीधे बैठिए, पोस्टर बनाइए, अपने सामने रखिए, आपका जो गेट है पोस्टर वो भी सही रहे। पोस्टर पे अलग कई बातें हम कर सकते हैं, आगे थोड़ी बात चर्चा करेंगे। इसलिए ब्रेल साथ सिखाई जाए ताकि कल को बच्चे की नजर काफी गिर जाए, काफी कमजोर हो जाए, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, शायद प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एक कंडीशन को मैं एग्जांपल फिर ले रहा हूं। आगे चलकर अगर किसी को हो जाती है, ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी को भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में वो अगर उस बच्चे को ब्रेल नहीं आती होगी तो वो एक मझधार में लटक सकता है, प्रिंट पढ़ सकता नहीं है और ब्रेल आती नहीं है। इसलिए ब्रेल भी साथ साथ बच्चा अगर सीख जाए तो स्विच ओवर में आगे चलकर उसको शायद दिक्कत ना आए, आसानी से वो ब्रेल पर स्विच ओवर हो सकता है। इसलिए ब्रेल और प्रिंट दोनों ही सिखाए जाए साथ साथ बच्चे को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और छोटी उम्र में बच्चे जल्दी पिकअप भी कर लेते हैं। Some children may read normal print textbook. कई बच्चे नॉर्मल प्रिंट भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मल से मतलब ये है जो सामान्य प्रिंट हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा प्रकाश उनको दिया जाए। कई बार मन में ये आता है, अच्छा बच्चा लो विजन है, चलिए जी उसको हमने एक मैग्नीफायर देना ही देना है। बिना हम एसोसिएट कर लेते हैं लो विजन को ऑप्टिकल डिवाइस से 1 सेकंड में एसोसिएट कर लेते हैं। इसकी आवश्यकता ना पड़े तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा प्रकाश हो, हमारा फर्नीचर नॉन ग्लॉसी हो, पेंटेड ना हो, रफ सा मतलब हो स्मूथ, पर उस पर ऐसा कोई चमकदार पेंट ना कर दे कि चमकारा पड़े। तो अच्छा हमारा फर्नीचर हो, नॉन ग्लॉसी फर्नीचर हो, अच्छा इल्यूमिनेशन हो, अच्छी लाइटिंग प्रोविजंस हो, सिटिंग पोस्चर ठीक हो, तो उससे आगे एक रीडिंग स्टैंड अगर बच्चे को मिल जाए ताकि उस पर किताब रख सके, किताब रखकर अपने को सीधे रखे और अब किताब को भी उसके हिसाब से, उसमें खांचे बने होते हैं रीडिंग स्टैंड में, बाजार में आजकल तो बने बनाए मिलते हैं, किताब रखे और सीधा पढ़े। तो ये सब चीजें अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो ऑप्टिकल एड्स की नौबत वेरी रेयर आती है। आगे चले, सम कैन रीड लार्ज प्रिंट। आजकल लार्ज प्रिंट प्रेसेस भी है। निपवेड देहरादून में लार्ज प्रिंट का अपना एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर बड़े छापे की किताबें छप जाती हैं। अगर बड़े छापे की किताबें नहीं छपने का कहीं पर प्रेस है तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। आजकल जो ये फोटोस्टेट मशीनें हैं, या आप कंप्यूटर में और लार्ज प्रिंट बड़ा कर लीजिए, उसे प्रिंट आउट निकाल दीजिए, फोटोस्टेट की मशीन से प्रिंट जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो सारी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हैं। जिस प्रिंट का, जिस साइज का प्रिंट बच्चे को चाहिए है वो हम दे सकते हैं। 2 चीजें हैं, या मैं 2 क्या आपसे प्रश्न भी पूछ लेता हूं, आप बेशक लिख दीजिए फटाफट। किसी चीज को, वस्तु को बड़ा करने के क्या तरीके हैं? कौन लिख के बताएगा? किसी वस्तु को बड़ा करके देखने के कौन कौन से तरीके हैं? मैग्नीफायर इज वन आंसर। मैग्नीफायर से बड़ा कर लिया मैंने। और दूरबीन विधि, ये भी मैग्नीफायर है, डिस्टेंस विजन के लिए। प्रिंट आउट, चलो लिखा हुआ बड़ा कर लिया, प्रिंट आउट मतलब लिखा बड़ा कर लिया। इंक्रीज द फॉन्ट साइज, बड़ा कर लिया।
सीसीटीवी पे वही आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया। चलिए मैं बता देता हूं, किसी चीज को बड़ा करने के दो तरीके आपने मुझे बताए हैं। मैग्नीफायर, ये मेरा मेरा मैं वस्तु पढ़ रहा हूं और मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं समझ गया, आप लिख रहे हैं, प्रोजेक्टर लिख रहे हैं, तो मैंने उसको मैग्नीफायर से बड़ा करके देख लिया, दिस इज वन मीडियम। दूसरा, उसका छापा बड़ा कर लिया, प्रिंट, उसका जो प्रिंट है उसको बड़ा कर लिया, छोटा प्रिंट है उसको बड़ा निकाल लिया, दैट इज अदर सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद क्या आता है, वस्तु को अपने पास ले आओ या वस्तु के पास चले जाओ, ये भी तो एक तरीका है। हमेशा दूर कोई चीज पड़ी है, हमें नहीं दिखाई दे रही है, उसको उठा के अपने पास ले आओ या उसके पास चले जाओ, तो मॉडल बना लो। तो इस प्रकार से कई तरीके होते हैं। हमेशा हम जितना हम लेंसेज से दूर रहें उतना बढ़िया होता है, क्योंकि इनका नेगेटिव असर पड़ता है। इसको मेंटेन करना बहुत अच्छा आना चाहिए, मैग्नीफायर को मेंटेन करना। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, लेंसेज को ढंग से नहीं यूज करेंगे, तो उसका नेगेटिव असर भी हमारी आंखों पर पड़ सकता है। इसलिए हम बात कर रहे थे राज प्रिंट की। आगे चलते हैं। सम लो विजन चिल्ड्रन कैन रीड ओनली ब्रेल बट दे कैन यूज विजन फॉर अदर पर्पसेस। ये वो ग्रुप है जिनकी दृष्टि बिल्कुल कम है, प्रिंट नहीं पढ़ पा रहे हैं और मैग्नीफायर से भी कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो बेहतर है उनको ब्रेल सिखाई जाए। और चलने फिरने के लिए और रोजमर्रा के काम करने के लिए, दैनिक क्रिया करने के लिए वे अपना उस बची हुई दृष्टि का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलें। सम कैन रीड लार्ज प्रिंट बट दे आर नॉट एबल टू राइट। कई बच्चे पढ़ लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। ये सारी बातें डिपेंड करती है हमारे ट्रेनिंग सेशंस पर। हम किस प्रकार से विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो स्पेशल टीचर शुड डिसाइड द चाइल्ड रीडिंग सिस्टम एबिलिटी। जो भी है वो एक टीचर को मालूम होना चाहिए कि हमने किस प्रकार से उसको बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट, कौन सा मीडियम करना है वो बताएगा। टाइम मॉडिफिकेशन, सब कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ। शॉर्टर वर्किंग डिस्टेंस, बच्चे के साथ बच्चे को कम ड्यूरेशन में काम करने को कहा जाए। एक बार ना बैठे, फटीग होगा, आंखों में दर्द हो सकता है, बच्चा थक सकता है, बच्चा चिढ़ सकता है। इसलिए पोस्चरल प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था, हम किस प्रकार बैठते हैं, हम गलत बैठते हैं जिस कारण हमारा पोस्चर भी बिगड़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले इसमें मैंने भी अटेंड किया है, हम वेबिनार्स भी कराते हैं, आपने भी कोई वेबिनार अटेंड किए होंगे, पढ़ा भी होगा। आजकल तो टेलीविजन है, सब मोबाइल्स हाथ में होते हैं, इनमें कितने अच्छे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जब पोस्चर की बात करते हैं तो पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए, हमें सीधा बैठना चाहिए। कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सीधा होना चाहिए हमारे सामने, हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, बिल्कुल ये पास आके ना पढ़े। इसी प्रकार से लो विजन बच्चा जब पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, अगर आप को देख पा रहे हैं बिल्कुल नजदीक जाके पढ़ता है, तो सिर झुका लेता है। सिर ना झुकाए, वो सीधे बैठे और कागज भी अपने सामने कोई रीडिंग स्टैंड में रखे। अगर स्टैंड नहीं है तो सीधे लाकर उसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करें। जितना सिर झुकाएंगे उतना उसका पोस्चर खराब होता है। ये हम जानते हैं कि बच्चा जो लो विजन होगा वो पढ़ने के लिए किताब को पास लेके आएगा। ऐसे कई बच्चे आपने देखे होंगे जो बिल्कुल आंख के किताब के साथ आंख सटाकर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं उसकी दृष्टि खराब नहीं होने वाली है, लेकिन वो अपना पोस्चर सीख रखे और सीधे बैठकर आंख को बेशक किताब से सटाकर पढ़ ले, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्चर खराब ना करे। इसलिए रीडिंग स्टैंड, राइटिंग स्टैंड, फ्रेम्स भी मिलते हैं बाजार में, या बनवा सकते हैं, रेडीमेड भी अब मिलने लग गए। नीड टू यूज अ वैरायटी ऑफ लो। अगर एड्स की बात करें, अब कौन सा एड देना है, मैं जब आपको अभी ऑप्टिकल एड दिखाता हूं तो साथ साथ बताते भी चलूंगा किस उम्र के बच्चे के लिए कौन सा एड प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब हम नहीं करेंगे, ये भी हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट सजेस्ट करेगा कि इसको इतने पावर का कोई मैग्नीफायर उपलब्ध कराया जाए। अब वो कौन सा उपलब्ध करवाना है वो डिपेंड करेगा आप पर एज ए टीचर। अगर आप लो विजन जानते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अभी आपको मैं 2-4 दिखा पाऊंगा फटाफट, तो आप उससे आप समझ जाएंगे किस प्रकार से हमने उनको ट्रेनिंग देनी है। चलिए, वो एडिशनल टाइम की बात कर रहे हैं, वो सब ठीक है, वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स वगैरह भी है। और रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम्स, एग्जाम्पल दिया है 5 मैथमेटिक्स एक्सरसाइजेस
इंस्टेड ऑफ 10 कैन बी गिवन। एग्जाम्पल लिखा है हमने सिंपल कि जहां एक सामान्य बच्चा 10 क्वेश्चंस कर रहा है, इसको आप 4-5 दे दीजिए, तो इसकी दिक्कतें दिखती हैं, सामान्य है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ बात आज कर रहे हैं लो विजन की। अगर बच्चा लो विजन है और साथ में कोई एडिशनल डिसेबिलिटी आ जाए तो दिक्कतें बहुत गंभीर हो जाती हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब हम आ रहे हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस पर। जैसे मैंने बताया था, ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब क्या है और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब क्या है। ऑप्टिकल का मतलब जहां पर ऑप्टिक्स वर्ड आ गया, ऑप्टिक्स मतलब लेंस, ऑप्टिक्स मतलब लेंस। आप सब ने 10वीं 11वीं तक पढ़ा होगा, मैग्नीफायर्स, कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज इस प्रकार के होते हैं, बीच से मोटे, ये रोशनी से जब टकराती है तो एक जगह पर फोकस हो जाती है। कॉनकेव लेंसेज ऐसे होते हैं, जब टकराती है तो रोशनी बिखर जाती है। उसी चीज पर ये मैग्नीफायर्स बने हैं। आपको बताएं, हमारे देश में मैग्नीफायर्स का भी बहुत बड़ा एक अकाल रहा है एक जमाने में। आज की स्थिति मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमें याद है जब हमने कभी इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया था तो हमें, मुझे अपनी बात करूं मैं, 1980s में हमें विदेशों से मैग्नीफायर्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, या बाजारों में जितने मैग्नीफायर्स मिलते थे हम उनमें से चुन चुनकर परचेज करते थे, और बहुत महंगे होते थे। हम बच्चों को नहीं दे पाते थे। सामने बच्चा बैठा है हमारे क्लास में, लेकिन हम उसको थोड़ी देर देते थे और उसे ले लेते थे, भाई बच्चा आप ही यूज करो, साथ आपको नहीं दे पाएंगे, हॉस्टल के लिए या घर के लिए। कुछ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता खर्चा कर सकते थे, धनवान थे, तो वो बाजार से खरीद लेते थे, गरीब बच्चे बेचारे रह जाते थे। तो इसके चलते एक IRDE, एक देहरादून में एक संस्था रही है IRD के नाम से, इंस्ट्रूमेंटेशन रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डिफेंस की एक संस्था है जो डिफेंस, हमारे फौज के लिए, फौजियों के लिए बॉर्डर्स पे जो दूरबीन बनती हैं, मैग्नीफायर्स बनते हैं बेहतरीन क्वालिटी के, वो संस्था देहरादून में है। और ये बात तब की है जब देहरादून में मैं निपेड में काम करता था, इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारे मंत्रालय ने इसमें बड़ा योगदान दिया, और मुझे बड़ा आज भी याद है कि मैं इस टीम का एक मेंबर भी रहा था। हमने इनके साथ मिलकर कुछ मैग्नीफायर्स इंडिजिनियसली अपने देश में बनवाए थे, जिनकी कीमत 200 से लेकर 400 रुपए तक मात्र होती है, और ये देहरादून में निपेड में मिलते हैं। हमारे पास भी वहीं से फिलहाल आए हैं, वहां पर ये मिल जाते हैं, परचेज करने पड़ते हैं, और अब तो शायद ये एडिप स्कीम में भी उपलब्ध होते हैं। तो ये सस्ते दामों पर अब हमारे देश में मिल जाते हैं, लेकिन पहले की बात करें तो मिलते नहीं थे। और लेंसेज भी 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल और एस्फेरिकल। यहीं पर क्लियर कर दूं, हल्का सा दिमाग में जो कोई भी चीज अगर हो, आप हल्का सा आप दिमाग में जोर डालेंगे, आपको उसका उत्तर स्वतः मिल जाएगा। हर चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंसेस शेयर करा रहा हूं जिसको आप कहीं ना कहीं आप देख चुके हैं या उस दौर से गुजर चुके हैं। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस, जब आप उससे पढ़ेंगे, फिर याद करें आप, जब आप उससे पढ़ेंगे या कोई वस्तु देखेंगे तो उसके जो किनारे होते हैं, लेंस गोल होता है, उसके जो किनारे होते हैं वहां पर अक्षर भागते हुए दिखाई देते हैं, डिस्टॉर्टेड इमेज आती है, एबरेशन होता है, फैलाव हो जाता है, साफ नहीं दिखाई देता, उसे बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। एक होता है एस्फेरिकल लेंस, जैसे ये लेंस है मेरे हाथ में, अगर आप सब देख रहे हैं, ये हैंड मैग्नीफायर है। मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, हैंड मैग्नीफायर, ये सब देख पा रहे हैं? गुड। इसमें देखिए आगे लेंस है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसको छूना नहीं है। सिर में हाथ लगाया, कम से कम हम तो ये ना करें, कभी नहीं करेंगे। बच्चों को बताना है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपने बच्चों को क्या बताना है। सिर में हाथ लगाया, ऐसे बच्चे ने किया, कुछ किया, ऐसे ऐसे किया और ऐसे पकड़ लिया,
मैं पकड़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूं, उसमें तेल सा लग गया तो शीशा खराब हो गया, नहीं दिखाई देगा, फिर इसको साफ करना पड़ेगा, फिर साफ करने की प्रक्रिया अलग शुरू हो जाती है। तो छोटे बच्चों को जब हम बताते हैं, सबसे पहले ही बताते हैं कि इसको हाथ से पकड़ना है। पहली बात तो ये लेंस हम किसको देते हैं, ये लेंस हमें उसको प्रिस्क्राइब करता हूं जो बच्चा इतना बड़ा हो, जो समझदार हो, नंबर 1। नंबर 2, जो पकड़ सके इसको और एक किताब से, पुस्तक से एक निश्चित दूरी पर, मुझे वो कागज देंगे, किताब देंगे, ये देना दूसरी किताब, ये किताब है, इसको पढ़ना है। समझो मैं बैठा इस समय कर रहा हूं, आप समझिए, आप मेरे को ऊपर करना पड़ रहा है, अगर मैं नीचे करूं दिखाई देगा ऐसे, इतना मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसा होता नहीं है, किताब तो नीचे आएगी और ये भी नीचे जाएगा, तो आपको दिखाने के लिए जैसे इस किताब को पढ़ना है, तो ये बच्चों को सिखाना पड़ता है कि इस लेंस को आप नीचे रखिए, टिप्स एंड ट्रेनिंग के, रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाइए। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। वहां पर रखकर उस दूरी को मेंटेन करते हुए बच्चे को सिखाया था कि वो आगे लाइनों को पढ़े, ऐसे जाए, फिर वापस आए, फिर ऐसे जाए। अगर बीच में कहीं ये ऊपर नीचे ऐसे हिल गया तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। थोड़ा ऊपर हो गया तो अगर इसके बीच से मैं देखूंगा तो मुझे अक्षर उल्टे दिखाई देंगे, अक्षर मुझे उल्टे दिखाई देंगे। इसलिए इसको एक निश्चित मात्रा पे रखना पड़ता है। और निश्चित दूरी क्या होती है मैं आपको फिर बता देता हूं। हर एक मैग्नीफायर के ऊपर कुछ लिखा होता है, अगर आप ध्यान दें, यहां पर कुछ लिखा है, ये लिखा है 28D, 28 बड़ा डी। डी से होता है डायोप्टर, जैसे पानी होता है लीटर में, चीनी होती किलो में। लाइट जब गिरती है कमरे में, अगर एक ट्यूबलाइट गिर रही है मेरे कमरे में, तो ल्यूमेन, उसे लक्स मीटर से नापते हैं। लाइट के भी नापने का यंत्र है लक्स मीटर, है कितने लक्स ल्यूमेन लाइट है, कितना लक्स लाइट है, तो उसको भी नापने का तरीका है। इसी प्रकार से हर मैग्नीफायर का एक पावर होता है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, फिर याद करें अपना बचपन, जब वो कागज मिलता था और हम धूप में, हमें कोई चश्मा मिल जाता था मोटा सा, किसी बुजुर्ग का पड़ा हुआ कहीं सड़क में मिल गया है, मोटा चश्मा कॉन्वेक्स, जो बीच से मोटा होता है, साइड से बंद हो जाता है। ये देखो, ध्यान से देख रहे हैं आप, ये इधर को गोल है, इधर से बिल्कुल सपाट है, इधर से ये आधा कॉन्वेक्स है, सेमी कन्वेक्स, इधर पूरा है, इधर से प्लेनो कन्वेक्स बोल लीजिए, प्लेनो कन्वेक्स। एक साइड से प्लेन है, एक साइड से कन्वेक्स है। तो ऐसा चश्मा मिलता था हमें। तो हम करते क्या थे, याद करो बचपन, हम उसको पकड़ते थे और किसी कागज में ऐसे करके सूरज की तरफ से आग लगा देते थे, कुछ भी कर लेते थे, ठीक है। वो आप याद करेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो ये लेंस वही लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसको एक निश्चित दूरी पे रखना पड़ता है और उसी दूरी पर ये बेस्ट, उसको जितने इसकी पावर है उतना बड़ा करेगा। कितना बड़ा करेगा ये नापते हैं डायोप्टर में। और कई जगह आपको किसी मैग्नीफायर पे x लिखा मिलेगा, x 20x 10x 10x मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, x मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, कितना गुना बड़ा करता है। आप मोबाइल से भी देखते होंगे और भी कई जगह देखते होंगे कि कितना बड़ा मैग्नीफाई करता है। ये मैग्नीफायर्स भी आजकल मोबाइल में आ गए हैं, उससे भी आप बड़ा करके देख सकते हैं। तो x 4 डायोप्टर का 1x, 4 डायोप्टर का 4D का 1x, यानी कि सिंपल जो हम पढ़ रहे हैं, एक आम शीशा जिसमें कोई पावर नहीं है, वो समझिए 4x का है। ये खिड़की वाला शीशा अगर मैं तोड़ लेता हूं, इसके थ्रू पढ़ता हूं, तो क्या मेरा लिखा हुआ जो मेरा प्रिंट है वो कोई बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। वो भी शीशा है, ये भी शीशा है, वो सिंपल है, वो कोई बड़ा नहीं कर रहा है। इसमें लिखा है 28D, तो कितना गुना बड़ा करेगा? वेरी गुड, आंसर आ गया 7x। हर्षित जी ने जवाब दे दिया है, गुड। 28 डायोप्टर है, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 चौके 28, 7 4s are 28,
तो ये 7 गुना बड़ा करेगा। तो समझिए 7 गुना बड़ा कर रहा है तो उस बच्चे की दृष्टि कितनी कमजोर है, किस लेवल पर उसका है नियर विजन, कि उसको ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। देखो ऐसे रखकर ऐसे पढ़ रहा हो, ऐसे एक सिर के बाल को भी ना इतना बड़ा दिखा देगा, ये 7x टाइम्स है, इतना बड़ा दिखा देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हम मैग्नीफायर्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन जब जरूरत हो तब देते हैं। नंबर 1 तो ये उसी बच्चे को देंगे जो समझदार है, उम्र का थोड़ा बड़ा है, 6ठी 7वीं कक्षा तक आ गया है, और जो इससे खेलेगा नहीं, इसको छेड़ेगा नहीं, और इसको मेंटेन करके पढ़ सकेगा। अब ये कितनी दूर जाता है, अब ये भी समझ लीजिए कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। अब देख सकते हैं इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आप सिंपली 100 को डिवाइड कर दीजिए 28 से, कितना आंसर आता है? एनीबॉडी? कितना गुना बड़ा कर रहा है आपने बता दिया। 100 को डिवाइड करें 28 से, 0.28 तो आंसर नहीं होगा। 100 को 25 से डिवाइड कर लो, चलो आंसर आ गया। 4 गुना नहीं, 3.57 आंसर आया है। 100 को डिवाइड किया 28 डायप्टर से, 28 से डिवाइड, तो ये आंसर जो आपका है सेंटीमीटर में आ गया है। इसको पढ़ेंगे सेंटीमीटर, तो 3.57 मतलब 3.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो इस लेंस को, इस जिसपे 28 डायप्टर लिखा हुआ है, इसको समझ जाइए कि किताब से 3-3.5 सेंटीमीटर पे रखकर ही हमारा काम हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं यहां पर ला रहे हैं, वहां ला रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, नथिंग। इसलिए ये बेसिक चीजें टीचर को पता होनी चाहिए कि मैग्नीफायर क्या होता है, क्या करता है, बड़ा करता है। कभी उसको ऐसे आंख करके सूरज की तरफ मत देखिए, वरना बचपन याद कर लीजिए। ऐसे मत करिए, फिर याद करिए, आंख को नुकसान हो सकता है। दूसरा, इस पे गंदे हाथ मत लगाइए। इसको प्रॉपर तरीके से जो इसका डब्बा है उसमें रखिए, और साफ करने का तरीका वही जैसे हम चश्मे साफ करते हैं, उससे इसके लिए कई लोशन मिलते हैं, बाजार से मिलते हैं। तो एक छोटे से सॉफ्ट कपड़े से भी आप हल्का से गीला करके भी साफ कर ले, कोई लेंस खराब नहीं होगा। तेल मत लगाइए इसमें। इसे वैसे बोलते हैं इल्यूमिनेटेड टॉर्च मैग्नीफायर। अब आपको याद आ रहा होगा किताबों में लिखा होता है इल्यूमिनेटेड टॉर्च मैग्नीफायर। इसमें बटन है और यहाँ पर एक ये छोटा सा वो है, देखिए आप जल पड़ेगा। ये जल गया, दिखाई दे रहा है? ये जलने का मतलब नहीं जला, हाँ जल गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा बच्चा शाम के समय पढ़ना चाह रहा है लेकिन अच्छा प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो किताब पे रखकर पढ़ भी ले और उसको ऊपर से अंगूठे को दबा दबा के रखे। इसमें ये खोल खुल जाएगा, इसके अंदर 2 पेंसिल सेल है जैसे टॉर्च में होते हैं, इसलिए जो जलता है इसलिए बोलते हैं इल्यूमिनेटेड टॉर्च मैग्नीफायर। कई छोटे होते हैं, उनको ढक्कन बंद कर दो, पॉकेट में डाल लो तो पॉकेट मैग्नीफायर। 50 नाम इसमें मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं। छोटा बच्चा है, मेरे सामने छोटा बच्चा है, उसको मैंने ये हैंड मैग्नीफायर नहीं दिया, भाई इसको ये मत दो, ये बच्चा नहीं यूज कर पाएगा, उसको ये दीजिए स्टैंड मैग्नीफायर। इसकी टांगे आपको दिख रही हैं, इसकी टांगे दिख रही हैं, इसके बीच में लेंस है, आगे से ऐसा है, और ये ऊपर की चूड़ी हिल जाती है। देखिए चूड़ी हिलती क्यों है? मैंने हमेशा बताया हर चीज के पीछे एक जवाब छुपा हुआ है, कोई भी चीज बिना जवाब के नहीं होती है। आपको जाते जाते मैं क्वेश्चन देके जाऊंगा और उसका उत्तर हो सके तो ढूंढिएगा, कईयों को पता भी होगा, मैं क्वेश्चन बोल भी देता हूं कि स्नेनल चार्ट बनाया डॉक्टर हरमन स्नेनल ने। एक सिंपल सा चार्ट बनाया था ना, उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? अगर जवाब बीच में किसी को याद आ रहा है तो प्लीज लिखते भी रहिए, ठीक है? अगर आपको याद आ रहा है इसका जवाब तो आप लिखते भी जाइए। अभी 10-15 मिनट में आपके साथ 10 मिनट करीब और हूं सिर्फ। तो स्नेनल चार्ट पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि आज के जमाने में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी टांग खींचने वाले पहले लोग बैठे रहते हैं। एक सिंपल से डॉक्टर ने एक सिंपल सा चार्ट बनाया और पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? इसको उत्तर अगर आप तब तक दे दे, नहीं तो मैं जाने से पहले जवाब आपको दे के जाऊंगा। स्टैंड मैग्नीफायर देते हैं उन बच्चों को जो छोटी उम्र के होते हैं और जिनका डर होता है कि उनके हाथ ना कांप जाए, वो नेचुरली हैंड मैग्नीफायर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको सिर्फ किताब पे रखना है
और रखकर सिर्फ सरकाना है, बस सिर्फ सरकाना है। और अगर साफ नहीं आ रहा है, दिख रहा है, तो उसकी चूड़ी जो है इसको ऊपर नीचे कर देंगे। जब चूड़ी ऊपर करेंगे तो लेंस ऊपर उठ जाएगा, जब चूड़ी टाइट करेंगे तो देखिए नीचे से लेंस नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो आपका डिस्टेंस है, फोकसिंग का डिस्टेंस, वो इससे मेंटेन हो जाता है। ये भी कई अडेप्टर मिलते हैं। ये 24, इसमें लिखा है 24D, तो ये कितना गुना बड़ा करेगा, फटाफट बताएं। 24D कितना गुना बड़ा करेगा? 24D, 24 को 4 से भाग कर दो, कितना? 6। ये 6 गुना बड़ा करेगा। राइट आंसर, ये 6 गुना बड़ा करेगा। ठीक है, ठीक है, बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। और इसको अब देखिए, जितना कम गुना बड़ा करेगा उतना इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब डिवाइड करिए 100 को 24 से, 100 को 24 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? लगभग 2400 नहीं होगा भाई, 2400 थोड़ा होगा। 100 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3.9, 0.24 भी नहीं आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है, मेरे को भी करना पड़ेगा, आपने कर लिया है। चलिए मान लिया 4.16 आ गया है। ठीक है, यानी कि 4.4 से कुछ ऊपर, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी होगी किताब की, और इस शीशे के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। अब यहां पर हम ये मान के लेते हैं, समझ जाते हैं कि जैसे जैसे लेंस की पावर कम होगी, दूरी, अक्षरों किताब की दूरी हमारे लेंस से बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए कोशिश करते हैं कि अव्वल तो इनकी नौबत ना आए, अगर आती भी है तो कम से कम पावर दी जाए बच्चे को, उस पर ट्रेनिंग दी जाए और अच्छा प्रकाश दिया जाए। इन बातों का हमेशा हम ख्याल रखते हैं। इसलिए स्पेक्टिकल्स, ये एक मेरा चश्मा हल्का सा निकल गया है, आप देख लीजिए, इसका शीशा निकल गया, ये स्पेक्टिकल्स आ गया है। इसके अंदर भी देखिए लेंस लगा हुआ है, आप सब देख रहे हैं लेंस लगा हुआ है। इसको पहन लीजिए। इसका फायदा क्या है? इसको रिकमेंड हम बड़ा कम करते हैं, क्योंकि इसको बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसको बाहर लटका लेंगे, कभी आंख से चुका लेंगे, कभी ऐसे गिर जाएगा। देखिए जैसे मेरा चश्मा नाक में गिर गया है तो मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसको मेंटेन करने के लिए आंखों के सामने रहे, और एक दूर, तभी तो आपने देखा इतनी देर से कि बार बार ऐसे व्यक्ति करता रहता है, कई बार ऐसे शौक नहीं है, मजबूरी है, ऐसे करता रहता है। क्यों? ताकि वो चश्मा का एक फोकसिंग मेंटेन रहे, इसलिए उसको ऐसे करना पड़ता है हमें। इसलिए चश्मा है। इसका फायदा यह है कि इसको लगाने से बच्चे के दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, वो लिख सकता है इसको पहनकर, पढ़ सकता है, उसके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। ये अंतर है। इसलिए कौन सा मैग्नीफायर आप दे रहे हैं वो डिपेंड करता है एज ग्रुप पर। अब यहाँ पर है नहीं क्लोज सर्किट टेलीविजन, CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन, उसके जमाने भी अब चले गए हैं, किताबों में आपको मिल जाएगा क्लोज सर्किट टेलीविजन। लेकिन अब इतने कुछ आ गया है बड़ा करने का, हमारे कंप्यूटर्स में ही कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं लार्ज प्रिंट के लिए। जैसे एक सॉफ्टवेयर है मैजिक मैग्निफिकेशन, अरुण एम आई राइट? मैजिक मैग्निफिकेशन, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपको मैं बता दूं, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं वो कंप्यूटर यूज करते हैं, आप सबने देखा है, उसमें जॉज होता है सॉफ्टवेयर, उसका वर्जन बड़ा बढ़ गया है, 11, 12, 13 तक जो भी आ गया है, वर्जन उसके चेंज होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। लेकिन जॉब एक्सेस विद स्पीच, वो दृष्टिहीन उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं कंप्यूटर में और उसके थ्रू पढ़ लेता है, कंप्यूटर सीख लेता है, वो बोलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार से साफा है हिंदी के लिए, और एक मैजिक मैग्निफिकेशन है, आप नेट में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो मैजिक मैग्निफिकेशन से आपका प्रिंट साइज बड़ा हो जाता है। वैसे भी कंप्यूटर्स में, आम कंप्यूटर में जो मेरे सामने स्क्रीन है, आपके सामने स्क्रीन है, इनमें भी ऑप्शंस होते हैं कि आप लिखा हुआ बड़ा कर लीजिए। जब मेरे मोबाइल में ऑप्शन है, मैंने बहुत बड़ा फॉन्ट करा हुआ है, उसमें मीडियम, लार्ज, स्मॉल फॉन्ट होता है, हम बड़ा कर लेते हैं अपनी जरूरत के अनुसार से। इसलिए ये CCTV का अब हम प्रचलन नहीं है, लेकिन एक समय था जब CCTV
बहुत काम का था। ऊपर एक लेंस होता था जो मूव करता था और नीचे किताब रखी जाती थी। किताब को पूरा पढ़ता था, अपने हिसाब से हम मैग्नीफाई कर लेते थे। लेकिन अब उसकी जगह हमारे पास जितने भी आजकल हमारे गैजेट्स हैं, इनसे हमारे काम बेहतर चल पड़े। तो ये सामने आपके लिखा हुआ स्पेक्टिकल, जैसा आपको मैंने बताया, मैग्नीफायर्स, ये नियर विजन के लिए है, जिसको पास का देखने में दिक्कत है, जिसको पास में दिक्कत आती है, उसके लिए हैंड मैग्नीफायर्स, जैसे मैंने आपको दिखाया जैसे हैंड मैग्नीफायर। अब डिफरेंट पावर में मिल जाएगा, ये 16 पावर में मिल जाएगा 16 डायप्टर में। अगर ये 16 डायप्टर का होता तो कितनी दूरी से पढ़ता, इसको मैं रख कर पढ़ता, कौन बताएगा? अगर 16 डायप्टर का होता और कितना गुना बड़ा करता, ये कोई बताएगा? 4 गुना बड़ा करता। 16 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, तो 4 गुना बड़ा करता। और 16 6 96, 6 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर इसका दूरी होती अगर 16 डायप्टर का ये होता। ठीक है, वो सेंटीमीटर में उसे लिखते हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। तो ये सारे हैंड मैग्नीफायर, स्टैंड मैग्नीफायर, ये सारे मैग्नीफायर्स हमारे नियर विजन के लिए हैं। अब बात करें डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस के लिए टेलीस्कोपिक लेंसेज होते हैं। अभी मैं ला नहीं पाया, दूरबीन छोटे होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, उसको लगा लिया, दूर का दिखाई दे गया, जिसको दूर की दृष्टि होती है। तो ऐसा बच्चा जिसको टेलीस्कोपिक लेंसेज चाहिए, एग्जाम्पल कौन बताएगा? एग्जाम्पल है वही बच्चा जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है, जिसकी दृष्टि इतनी सी है, वो दूरबीन लगाएगा, दूर बैठेगा, ब्लैक बोर्ड पढ़ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या है? जिसमें लेंस नहीं होता है, जिसमें लेंस नहीं है वो नॉन ऑप्टिकल एड्स है। ठीक है, आपने सही है जवाब दिया, टनल विजन लिख रहे हैं आप, ठीक लिख रहे हैं। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स में क्या है? नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस ऑफन एनहांस द यूज ऑफ विजन विद और विदाउट ऑप्टिकल एड्स। अच्छा प्रकाश दीजिए, घरों की दीवारें सफेद रखिए, कक्षाओं में पुताई कराएं, स्कूल में पुताई हो तो सफेद रंग की हो, लाल पीली नीली कलर ना कर दें, उससे ग्लूमी बना जाता है, डार्क कमरा हो जाता है, हमको भी दिक्कत आती है। तो उसमें क्या है? लेंसेज है, एब्जॉर्प्टिव लेंस। कई ऐसे चश्मे होते हैं जिनके साइड में रोशनी काटने के लिए ऐसे कमर्शियल ऐसे वो शील्ड लगी होती है, जिसमें मैं लिखा फ्रेम्स विद स्लाइड शील्ड, रोशनी काटने के लिए। ये एब्जॉर्प्टिव लेंसेज में आ गए। सन ग्लासेस बाजार में आम मिलते हैं, है ना? तो सन ग्लासेस है। और वाइजर्स मैंने बताया, जो हुड वाली कैप होती है जो क्रिकेटर जो पहनते हैं, वो भी बच्चे पहन सकते हैं, उससे हम भी पहनते हैं कई बार गर्मियों में, ताकि हमें जो है वो ज्यादा धूप ना पड़े हमारे पर, आंखों पे ज्यादा ग्लेयर ना आए। ठीक है, कोई स्लाइड बची थी नहीं? इल्यूमिनेशन मैंने बताया कि पोजीशनिंग करनी है, अच्छी लाइट हो, फ्लोरेसेंट लाइट। आजकल तो अब एलईडी लाइट्स वगैरह अच्छी अच्छी आ गई हैं, जो कि ज्यादा बेहतर है हमारी आंखों के लिए, है ना? तो उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। इल्यूमिनेशन ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। पिन होल्स वगैरह होता है, वो जब बीच में छेद करके देखते हैं, एक पॉइंट से देख पाते हैं, पिन होल कैमरास वगैरह होते हैं। एन ऑप्टिकल सिस्टम विच ऑल्सो कंट्रोल्स इल्यूमिनेशन, साइड की रोशनी को काटता है। नेक्स्ट, ये रीडिंग राइटिंग डिवाइसेस आ गए हमारे, लार्ज प्रिंट एंड लार्ज पिक्चर डायग्राम, फेल्ट टिप पेन्स, बोल्ड लाइन पेपर, नोटबुक जो मैंने बताया प्रिंटिंग प्रेस से आप करवा सकते हैं, कलर टेप्स वगैरह, रीडिंग स्टैंड, ब्रेल, ये सारे हमारे, कैसेट, टेप रिकॉर्डर्स, रीडिंग स्टैंड, सारे हमारे नॉन ऑप्टिक, जिसमें लेंस नहीं है, ये सारे हमारे नॉन ऑप्टिकल लेंस है। समय काफी हो चला है, 5-1 मिनट का हमारे पास 2-4 मिनट का समय बचा है। माफी चाहूंगा, एक और हमारे एक ऑफिशियल मीटिंग बीच में आ रही है, तो पांडे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, मैं यहीं पर विश्राम वाणी को लगाम देना चाहूंगा। कोई क्वेश्चंस हो, हम तुरंत लेना चाहेंगे, अगर कोई 2-3 क्वेश्चंस हो। सर, जो आपने पूछा ना क्वेश्चन, वो बता दीजिए पहले। स्नेलर चार्ट क्यों सबने एक्सेप्ट कर लिया? यस सर। अच्छा, बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन? सर, वही बता के जाऊंगा। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा कोई पूछना चाहते हैं तो? किसी के और कोई प्रश्न हो तो पूछे। आज घर जाएं अपने अपने, देखिए घर में कहाँ कहाँ क्या क्या खराबी हो रखी है ना?
पुताई वुताई करवाएं, अच्छे रंग करवाएं, सफेद रंग करवाएं। घर का सामान को बार बार ना छेड़े, अक्सर सोफे को छेड़ देते हैं कि आज ये सोफा बढ़िया लग रहा है, उठाकर अगले हफ्ते वहां कर दिया, बेड को वहां खिसका दिया, सट्टी ऐसे कर दी। अब ठीक है जी, बढ़िया है, पति पत्नी खुश, लेकिन माँ बाप दुखी। टकरा जाएंगे भाई, टकरा जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो शायद आगे से कहीं सुन ना ले, गुस्सा ना हो जाए बेटा बेटी, बेटा बहू। तो सिंपल सी बात है। देखिए, घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनका भी ख्याल रखना है, सामग्री को ना छेड़ें, जो चीज जहां रखते हैं वहीं रखें, कुछ करें तो बताकर करें। कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा मुझे है? सर, जो एल्पिनोज बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता या हल्का हल्का दिखता है उन लोगों को? किनको? एल्पिनोज जो बच्चे होते हैं सर। नहीं नहीं, उनको दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, वो भी लो विजन की कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ धूप से, रोशनी से डरते हैं वो। ठीक है ना? क्वेश्चंस कुछ आ तो रहे थे। चलिए, अगर नई क्वेश्चन है कोई तो मैं आपको एक क्वेश्चन है, उसको दो लोगों ने पूछा। कुछ लो विजन बच्चों की रीडिंग अच्छी होती है पर राइटिंग में वो हर चीज गलती लिखते हैं। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। रीडिंग एक्टिविटी जो होती है हमारी, हमेशा हम पहले देखते हैं। बच्चे के पास दृष्टि होती है तो पूरा फोकस करता है देखने में, करने में, पढ़ने में, वो एक्टिविटी पहले शुरू हो जाती है। राइटिंग एक्टिविटी हमारी बाद में शुरू होती है, और वो भी हमारी तरफ से एज टीचर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारी तरफ से अगर सही तरीके से ना उसे बताया जाए, कैसे सही कलम पकड़नी है, कैसे सही बैठना है, कैसे लिखना है, और लिखने के बाद तुरंत पढ़ना भी है, उसका लिखा हुआ उसको पढ़वाएं भी हमेशा। उससे लिखवा लिया, ले लिया, वापस ही नहीं किया, कॉपी जमा कर ली, दैट इज रॉन्ग। उससे पढ़वाएं तो काफी हद तक वो अपनी राइटिंग में सुधार ला सकता है। तरीके लिखने के मैंने बताए हैं। नोटबुक अच्छी हो, अच्छा मार्जिन हो, कलर कंट्रास्ट हो, पेपर सफेद हो, और ब्लैक मार्कर से, ब्लैक रंग से उसकी बॉर्डर्स बने हो, तो बच्चे को साफ दिखाई देगा, और उसके बीच में लिखना उसे अच्छा भी लगेगा, उसे आनंद भी मिलेगा। तो एल्विजन का सर्टिफिकेट बन जाता है क्या सर? हाँ जी, अगला प्रश्न है, हाँ जी, एल्विनिज्म का सर्टिफिकेट बन जाता है क्या? वो लो विजन कैटेगरी में आता है, उसी कैटेगरी में आएगा, उसका सर्टिफिकेट बनता है। वनली स्टडी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जैसा सबने बताया कि अगली मीटिंग भी है, व्यस्तता है। 1 घंटे 15 मिनट हमने मांगे थे और 1 घंटे 30 मिनट होने को है। चलिए, मैं वो जवाब जरूर देना चाहूंगा जाने से पहले कि वो चार्ट मैं ला चुका होता तो बेहतर होता, लाया नहीं मैं, नीचे रह गया है, आप सबने देखा ही है। वो चार्ट बनाया था डॉक्टर हरमन सनल ने, जिसका विरोध हुआ होगा, हम तो नहीं थे तब, लेकिन सबने मान भी लिया। क्यों माना? इसलिए कि उसका एक हर अक्षर का एक आकार फिक्स है। अगर मैं बोलूं कि इसका आकार छोटा बड़ा क्यों नहीं किया, इतना क्यों रखा, उसके रीजन ये है कि अगर आप कोई वस्तु देखते हैं, अगर आप कोई वस्तु देखते हैं तो आपकी आंख पर उसका एक फिक्स्ड कोण बनता है, एंगल बनता है। अगर आप याद करें गणित, साइन कॉस टेन है, तो टेन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार जब होता है, उस तो हमारा एक एंगल बनता है, गणित में टेन थीटा बोलते हैं। तो वो एक एंगल फिक्स होता है। किसी वस्तु को आप 10 मीटर पे रखिए तो उसका एंगल फिक्स रहेगा, उसको दूर जाते रहिए, बड़ा करते रहेंगे तो हमारा एक एंगल फिक्स रहेगा। इसलिए उस अक्षर का जो एक साइज है वो हमारी आंख पर एक 5 मिनट का एक कोण बनाता है। तो वो कोण जो है हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो अक्षर छोटा कर दे, साइज उसका फिक्स है। 6 मीटर से देखेंगे तो वो कोण हमारा फिक्स है। उसी अक्षर को बड़ा करके 9 मीटर पे ले आते हैं, एंगल हमारा वही रहेगा। 12 मीटर पे ले आते हैं तो दूरी बढ़ रही है। दूरी मतलब आप देखो, देख पा रहे हैं, बेस बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रही है। हाइट से मतलब अक्षरों का हाइट, अक्षरों का मोटापा बढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप? तो जैसे ऐसे 60 मीटर पर चार्ट को ले गए, मेरी आंखों की टेस्टिंग कर रहे हैं आप, और चार्ट को ले गए 60 मीटर पर, तो 60 मीटर पर जब जाते हैं तो दूरी 60 मीटर हो गई है,
और अक्षर इतना बड़ा हो गया है तो वो कोण हमेशा बराबर रहेगा, एक सा रहेगा, इसलिए उसका विरोध होना स्वाभाविक नहीं बनता था, वो बेस था। हर चीज के पीछे कोई ना कोई फैक्टर काउंट होता है, तो मैथमेटिकली प्रूव्ड है वो। मेरा जवाब मिल गया? बिल्कुल सर, सभी लोगों को मिल गया है और इतनी व्यवस्थित ढंग से आपने इन सब बातों का उत्तर दिया है। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर सर के धन्यवाद ज्ञापन के लिए CCTVS के वरिष्ठ लेक्चरर बड़े भाई श्री दीपक जायसवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और सर का इतनी बेहतरीन प्रस्तुति है आज धन्यवाद ज्ञापन करें। सर आपको सादर नमन, सादर नमस्कार। आपने अपना अमूल्य समय आज इस पटल पर दिया, इसके लिए हम अपने छात्रों की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, अपने सभी शिक्षक गणों की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि देश के चुनिंदा लो विजन विशेषज्ञों में सर आपका एक स्थान है और आशा के अनुरूप आज जिस सहजता और सरलता से आपने हमारे पटल पर छात्रों को और जुड़े हुए शिक्षक गणों को जिस सहजता से बोधगम्यता के साथ शिक्षण बिंदु को अधिगम कराया है सर, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि ये निश्चित है सर कि ब्रेल के लिए तो ब्रेल स्लेट होता है, स्टाइलस होता है, ब्रेल बुक्स भी मिल जाती हैं सेंटरों पे, लेकिन जहां तक लो विजन की बात है, एक तो लो विजन के ऑपरेटर्स सेंटरों में बहुतायत में अभाव है, दूसरा अगर उपकरण है तो उसका प्रशिक्षण नहीं है, प्रशिक्षण है तो कैसे उनको बच्चों के उपयोगी बनाया जाए इसका ज्ञान नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जिस मतलब अल्प समय में आपने लगभग एक पूरा लो विजन का पेपर का बहुत सारा कंपोनेंट आपने सर सरलता के साथ अधिगम करा दिया, इसके लिए भी हम सर आपको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सरल शब्द रहे आपके, बोधगम्य रहे बच्चों को, छात्रों ने भी अधिगम किया। निश्चित रूप से हमारे कई सारे गुरुजन भी इस पटल से जुड़े हैं, उन्होंने भी आज अधिगम किया होगा, कुछ न कुछ सीखा होगा, उनके भी तरफ से आपका ढेर सारा धन्यवाद, आभार। और धन्यवाद हम नागेश सर को भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे अनुरोध करके आपने आपका अमूल्य समय लिया है सर, इसके लिए भी नागेश सर का भी ढेर सारा आभार। और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी सर आगामी दिनों में भी अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद हमारे इस पटल पर हमारे गुरुजनों को, हमारे नवीन छात्रों को भी आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और हमारे साथ जुड़े सभी छात्र, सभी गुरुजनों को ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने अनुशासन में रहकर ये सारी अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट की। इसी के साथ सर हम पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नागेश सर जी का और जायसवाल सर जी का और सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने बड़ी शांति से सुना। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और आगे फिर जुड़े रहेंगे, फिर दोबारा किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक सर का धन्यवाद, जितेंद्र जी का धन्यवाद, एवं आज हमारे कार्यक्रम में अपनी महंगी उपस्थिति करते हुए कौशलेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे टीचर्स हमसे आज जुड़े रहे, CRC पटना से लालचंद भाई साहब, प्रदीप जी, TSM से हमारे सभी सहयोगी अध्यापक, सभी छात्र छात्राएं, CCTVS से सभी सहयोगी, सभी छात्र छात्राएं, CRC लखनऊ से एवं जितेंद्र भाई साहब सारथी से जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े रहे, 5 राज्यों से जितने भी हमारे विशेष शिक्षक जुड़े रहे, विशेषकर मध्य प्रदेश से आज जितने भी ITRT या जो भी वहां के विशेष शिक्षक हमसे जुड़े रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ विशेष शिक्षक हमसे जुड़े रहे हैं, सभी को यह पटल बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है तथा सभी को सादर प्रणाम करके
यह पटल आज के इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति आज यहीं पे सुनिश्चित करता है तथा आपसे निवेदन करता है कि आप सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं।